हाय गाइस, दिस इज श्री कृष्णा सोमनी और आज हम सी इंटरमीडिएट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, ये समरी नोट जो मैंने बनाया है इन जस्ट 96 पेजेस, ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल है या फिर कोई और भी मटेरियल है, आप रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। एक बिजनेस प्लानिंग का कंपोनेंट है जिसकी अप्रोच कैसा है, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, जिसका अप्रोच मेथोडिकल अप्रोच है और जो आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करने पे बताता है या फिर सही जगह कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से ध्यान में आता है। एंड इट में असिस्ट द बिजनेस इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है? ये कंपोनेंट है बिजनेस प्लानिंग का जो मेथोडिकल अप्रोच है और ये आपको राइट रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है और अचीव ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है। जो टू इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशन है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपेबिलिटीज, रिसोर्स, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मार्केट पोजीशन। तो ये चीज क्या है? दो इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडर, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से ये फैक्टर चेंज होते हैं। तो मैं इसको कैसे बोलता हूँ? अंदर का और बाहर का। अंदर का क्या है? अंदर का है इट्स योर ओन स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज, वीकनेस, मार्केट पोजीशन, ये तो हमारा अंदर का है। बाहर का क्या है? बाहर की इंडस्ट्री है, बाहर का कॉम्पिटिटिव कंडीशन है, ये सब चीजें क्या है? बाहर के। तो दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। इवेल्युएशन ऑफ करंट विजन, मिशन, गोल्स। आप पहले, सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आप इवेल्युएट करोगे आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है। इस इवेल्युएशन के बेसिस पे उसके बाद आप एनालिसिस करोगे इंटरनल एनवायरनमेंट का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। वो इंटरनल एनालिसिस किस लिए? स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और बाहर का एक्सटर्नल एनालिसिस किस लिए? आपके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। An accurate diagnosis of the business situation is necessary for the managerial preparation to decide on a sound long-term direction, setting appropriate objective and crafting a winning strategy. और एक ऑब्जेक्टिव एंड क्राफ्टिंग अ विनिंग स्ट्रेटेजी। कि भैया बिजनेस डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को क्या हेल्प करता है कि आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है और आपके ऑब्जेक्टिव क्राफ्ट करने में भी मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ठीक है। द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस हैविंग टू मेजर लिमिटेशन। कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहेगी, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे। बट इसके कुछ मेजर लिमिटेशन है, दो मेजर लिमिटेशन है, याद रखना है। इनकेस 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए या फिर एमसीक्यू में आ गए तो याद रखना। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनोवेटिव ऑप्शंस। के होता क्या है? आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब ऑप्शन होने के बाद हमें भी पता है, अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि ये नंबर ऑफ ऑप्शंस है, अब उसमें से कौन सा चूज करना है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल की बात करता हूँ, वो आपके पास सेम रेंज के, फॉर एग्जांपल आपकी 15K टू 20K की रेंज है, उस सेम रेंज में आपके पास ये नंबर ऑफ मोबाइल के ऑप्शन है, वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी। तो आप उसमें से कौन सा डिसाइड करना है बेस्ड ऑन फीचर्स। अगर सबके ऑन एन एवरेज सबके सिमिलरिटी फीचर्स रहे तो कौन सा चूज करना है, ये बहुत बार डिफिकल्टी हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो बेसिकली सेम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बहुत सारे ऑप्शन देता है, दैट्स व्हाई एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं ऑप्शन चूज कौन सा करूं, बताओ तो सही कौन सा लेना है, क्योंकि मुझे तो स्ट्रेटेजी बनानी है, बहुत बड़ा रिस्क है ना। सेकंड, इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग एट टाइम्स, हर्टिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एंड सस्टेन अदर एफिशिएंट इनोवेशन सच एज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। होता क्या है? ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आज एनालिसिस कर लिया और कल आउटपुट आएगा, ऐसा तो नहीं है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप ऑप्शन चूज करोगे, उसमें से फिर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि हाँ ठीक है मैं इस बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, और वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होने के बाद उसका आउटपुट भी बहुत देर बाद आएगा। सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के बाद आपको ऑप्शन चूज करके वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, दो लिमिटेशन है, इनोवेटिव ऑप्शन बहुत सारे देता है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। याद रहेगा भैया, टन। चलो आगे 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 आगे। इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये क्या चीज है कि आप जब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे ना, तो आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते टाइम कुछ इश्यूज, कुछ डिस्क्रिपेंसीज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इशू क्या है? स्ट्रेटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या संबंध है? अरे यार ये समझा नहीं, सुनो। करंट स्ट्रेटेजी इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल लिटिल चॉइसेस टेकन ओवर अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। मैनेजमेंट रेडिकली चेंजेस स्ट्रेटेजी व्हेन दे ट्राई टू स्पीड अप द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये होता क्या है कि तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे, और मैंने जैसे ऊपर भी बोला था, स्ट्रेटेजी बनाओगे, आज स्ट्रेटेजी बना ली और कल आउटपुट आएगा, ऐसा तो नहीं है, टाइम लगेगा स्ट्रेटेजी के रिजल्ट आने में। तो स्ट्रेटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेटेजी में मॉडिफिकेशन होंगे, कुछ आप नई स्ट्रेटेजी यूज करोगे, तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है। तो आप स्ट्रेटेजी ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है, तो आपको दिक्कत तो आएंगी ना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपकी बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो आपको एनालिसिस भी वैसे बदलना पड़ेगा।
इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल लिटिल चॉइसेस। हर एक छोटे छोटे चॉइसेस का एक कंबाइन होकर आपकी स्ट्रैटेजी बनती है। मैनेजमेंट रेडिकली चेंज स्ट्रैटेजी में ट्राई टू स्पीड अप द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कब बनाती है, कब चेंज करती है बेसिकली, कि अगर मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा ग्रोथ लेनी है, बहुत ज्यादा आगे 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 बढ़ना है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, अरे ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, इससे अपना सेल नहीं बढ़ रहा है, दूसरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो, क्योंकि उनको ग्रोथ बहुत ड्रास्टिकली ग्रोथ करनी है, तो वो स्ट्रैटेजी भी वैसे ये इंक्रीज करेंगे। स्ट्रैटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस बट इट हैज टू बी अपडेटेड व्हेन द रिजल्ट बिकम क्लियर एंड इट देयरफॉर इवॉल्व विद इन द टाइम। कि होता क्या है, हाँ हम ये चीज तो मानते हैं कि स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस होती है एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस होता है, बट आपको कुछ टाइम टाइम के बाद स्ट्रैटेजी अपडेट करनी ही पड़ेगी, तो सो दैट आपको रिजल्ट, आपके जो अच्छे ऑब्जेक्टिव है वो आपके जो डिजायर्ड गोल्स है वो अच्छे हो जाएंगे। दैट्स वाई हम ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है। सेकंड क्या है, सेकंड है बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। मतलब जो बाहर चीजें चल रही है वही तुम्हारे कंपनी में है क्या, मतलब क्या बोल रहे हो सर, बाहर कुछ अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स आ गए, तो बाहर कोई कंपनी, बाहर एआई टूल आ गए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, और आप अगर एआई टूल्स यूज नहीं कर रहे हो, देन आपकी इफिशियंसी कम होगी, आपको टाइम लग जाएगा, मैनुअल चीजें बहुत सारी हो जाएगी। इसलिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को बैलेंस करके चलना है। इसका बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल है नोकिया। नोकिया ने क्या किया था, जब एंड्रॉइड आया था, सबसे पहले नोकिया का बहुत बड़ा मार्केट था एंड्रॉइड के पहले, बट नोकिया बोला हम तो एंड्रॉइड में नहीं जाने वाले, हम तो एंड्रॉइड नहीं जाने, हम जो चल रहा है वही चलने देंगे। इसलिए उसको जैसे ही एंड्रॉइड आया, जैसे Xiaomi, रियलमी और दूसरे अदर कंपनीज ने एंड्रॉइड लाया, तो सबने नोकिया को नो किया, मतलब नोकिया नोकिया की पोजीशन और मार्केट का जो शेयर था वो बहुत कम हो गया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नेसेसिटी क्रिएट अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग चैलेंजेस बिकॉज परफेक्ट बिटवीन देम इज अनलाइकली। कि आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक रीजनेबल बैलेंस बना के चलता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लुएंस एंड कॉन्स्टेंट्स व्हाइल टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। के मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी भी कंसीडर करनी है, मैनेजमेंट में कुछ इन्फ्लुएंसेस तो नहीं है वो भी कंसीडर करना है, और कुछ कांस्टेंट लिमिटेशन तो नहीं है ये भी कंसीडर करना है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते टाइम। Concurrently, there exists a constant that limit the options, such as the presence of large opponent. This limiting constant will have various implications on the kind, degree, volume, and significance impact. फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपका कोई लार्ज कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत बड़ा है, इसके जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत बड़ा है, अब उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे इंप्लीकेशन आएंगे काइंड पे, डिग्री और वॉल्यूम, और उसका बहुत सारा सिग्निफिकेंस होगा, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है, हालांकि जाहिर सी बात है उसके पास सेल ज्यादा है, उसके पास पावर ज्यादा है, तो वो आपके मार्केट शेयर को कम करने के लिए, उसको प्राइस कम करने से फर्क नहीं गिरेगा, बट आपको प्राइस कम करने से बहुत फर्क गिरेगा, क्योंकि आपकी छोटी कंपनी है और वो कॉम्पिटिटर बड़ा है, तो आपके काइंड, डिग्री और वॉल्यूम, इस पे बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आ सकता है एक लार्ज अपोनेंट का, एक कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क। रिस्क क्या है भैया, कि हम कहा भटको मत, हम कौन से टॉपिक में है, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते टाइम हमको क्या क्या इश्यू देखना पड़ेगा, पहले तो देख लिया हमने टाइम, टाइम जो कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है, उसके बाद बैलेंस एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर का, और थर्ड रिस्क। रिस्क क्या है, रिस्क क्या चीज की रह सकती है, तो रिस्क है कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कैसा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम, रिसेशन, कहीं रिसेशन तो नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ये भी एक रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटर कंट्री रिलेशनशिप, ऑल अफेक्ट बिजनेस एंड पोजेस रिस्क एट वेरियस डिग्री। नाम से ही ध्यान में आता है ना भैया, अरे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी वो एब्सोल्यूट हो गई, कि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो तुमको तो टेक्नोलॉजी चेंज करनी ही पड़ेगी ना, रिसेशन आ गया, मार्केट में बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया, तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो गई, ये एक रिस्क है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का काम ही है कि ये रिस्क रिस्क आइडेंटिफाई करो, कि आप एनालिसिस करोगे, हाँ इसमें थोड़ा रिस्क है, हाँ भैया इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, तो ये रिस्क है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपको ध्यान में आएगा कि कहाँ कहाँ रिस्क है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल इम्बैलेंसेस है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से ध्यान में आएगा। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है रिस्क का, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। सीधी सी बात है, इंटरनल मतलब आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे कंट्रोल इनइफेक्टिव है या फिर कुछ अदर है जिससे रिस्क पोजेस होती है, और एक्सटर्नल रिस्क की बाबा इनकंसिस्टेंसी हो गई। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉ ला लिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, तो कोई अदर कंपनी है जिसकी जिसने टेक्नोलॉजी कुछ जो अभी चल रही है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, टेक्नोलॉजिकल के भी रिस्क रह सकती है। तो जो बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज देखो, इन्होंने रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क की डेफिनेशन क्या दी है, इज एन अकाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड द फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट। हा, क्या लिखा है भैया, जबरदस्त, दिल छू गया। मतलब क्या लिखा है कि एक इनकंसिस्टेंसी है आपके स्ट्रेटेजी में, और बाहर के जो एनवायरनमेंट है, वहां पे जो फैक्टर्स है, जो फोर्सेस है, इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, इसको ही हमने एक्सटर्नल रिस्क बोला है। वाह भैया, बोलो जुबा केसरी, कितना सही लिखा है।
ये एक बुकिश लैंग्वेज है, आपको ये लिखना पड़ेगा ऐसे के आंसर में, सो दैट इसलिए लर्न करो, याद करो, मैं जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे याद करो। और इंटरनल रिस्क क्या है? इंटरनल रिस्क अकाउंट फॉर द फोर्सेस दैट आर आइदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे फोर्सेस है, ये विद इन खुद के, तुम्हारा खुद का ही ये खराब है, तुम्हारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल ही खराब है, आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रूटीन बेसिस, मतलब ऐसे फोर्सेस जो एनवायरमेंट के वजह से और स्ट्रेटेजी में इनकंसिस्टेंसी है, तो एक्सटर्नल रिस्क। और तुम्हारे खुद के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई फैक्टर्स, कोई फोर्सेस जो खराब है, उसको हम इंटरनल रिस्क बोलेंगे। तो समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। एक टाइम के बेसिस पे ही इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क भी डिवाइड होती है, देख लेना याद से, अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो। देखो पढ़ते हैं कि शॉर्ट टाइम में आप एक्सटर्नल रिस्क, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में एक्सटर्नल रिस्क कब बोलोगे? कि एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज्ड स्ट्रेटेजिक फेलियर, के भैया आप एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, और एरर आ गया आपको एनवायरनमेंट इंटरप्रेट करने के लिए। होता क्या है, फॉर एग्जांपल कोई लॉ है, आप लॉ को इंटरप्रेट करने में बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल कोई कोई के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, तो आप इंटरप्रेट अलग अलग ओपिनियन हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, फिर बाद में गवर्नमेंट उसका एक नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर लाके देती है कि क्लैरिफिकेशन, कि ऐसा नहीं भैया ऐसा है। सो फॉर एग्जांपल सेम आप एनवायरनमेंट इंटरप्रेट कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट इंटरप्रेट कर रहे हो कि किस बेसिस पे कर रहे हो, पूरे अलग अलग फैक्टर्स है, चेंज भी हो सकते हैं ना, जैसे कोविड 19 आ गया था, तो एनवायरनमेंट इंटरप्रेट में एरर हो गया, तो ये शॉर्ट टाइम की एक्सटर्नल रिस्क है, ठीक है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लीड टू ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रेटेजी, के आपके टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपकी ऑब्सोलेंस हो गई टेक्नोलॉजी, सो दैट आपकी स्ट्रेटेजी ये हो गई, ऑब्सोलेट हो गई। तो इसमें क्यों हो गया? क्योंकि एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी नई जो एक्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो तो खराब हो गई भैया, मतलब वो तो अभी चलने रही है, आपको नया इंप्लीमेंट करनी पड़ेगा, ये एक्सटर्नल रिस्क हो गई। तो एक बात याद रखना, अगर एनवायरनमेंट आया ना तो वो एक्सटर्नल रिस्क ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। फिर शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, इसको सिर्फ ध्यान में रखना फॉर द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेटेजिक डिमांड, कि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है स्ट्रेटेजिक डिमांड को कोप अप करने की, आपके पास उतना मैन पावर ही नहीं है, आपके पास उतनी प्लांट एंड मशीनरी ही नहीं है उतने डिमांड कोप अप करने की, तो ये आपके क्या है, शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम के आपकी इंटरनल रिस्क है। सेम इनकंसिस्टेंसी विद द स्ट्रेटेजी आर डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंसेस, के इंटरनल ये इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो गई, क्यों डेवलप हो गई? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ, आपकी कैपेसिटी चेंज हो गई, या फिर आपके कुछ प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, सो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैक्टर्स चेंज हो गए, तो एक इंटरनल रिस्क है, बट ये लॉन्ग टाइम के रिस्क है, ठीक है, ठीक है भैया। The below given broad list of analysis that a business undertaken to plan strategy cover both aspect of external and internal analysis, and analysis identify helps to identify the opportunity, threat, strength और weakness। नीचे कुछ लिस्ट दी थी उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस की, कि भैया तुम एनालिसिस क्यों करते हो? क्योंकि तुमको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, SWOT एनालिसिस, हमको SWOT एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हम एनालिसिस करते हैं। तो इंटरनल एनालिसिस से तुमको क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, ऊपर देखा था, ऊपर देखा था, बोलो मत, आ जाओ, वापस आओ, वापस आओ, ऊपर देखा था, इंटरनल से हमें मिलेगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, और एक्सटर्नल से मिलेगा हमको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो देखो एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या होता है, कस्टमर एनालिसिस है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, मार्केट एनालिटिक्स है, और एनवायरमेंटल एनालिसिस है। कस्टमर में तुम देखोगे सेगमेंट, कि कस्टमर कैसा है, क्या है, कस्टमर का क्या लेवल है, वगैरह वगैरह वगैरह, प्रीमियम कस्टमर है, सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है, ये सब देखोगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजी क्या है, कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस कैसा है, कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कैसा है, ये चीजें देखोगे। मार्केट एनालिसिस के मार्केट की, सही बात है, अब आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में हर एपिसोड में वो पूछते हैं, कोई नई कैटेगरी डेवलप होती है ना, नया प्रोडक्ट, नई कैटेगरी, तो उसके पूछते हैं वो कि इसका मार्केट शेयर क्या है, ये इतना इतना करोड़ का मार्केट शेयर है, मार्केट साइज क्या है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो कि टेक्नोलॉजिकल है, गवर्नमेंट ने कुछ नया चेंजेस ला लिया, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस होगा। सो इंटरनल एनालिसिस में क्या है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब क्या, परफॉर्मेंस मतलब खुद का तुम्हारा सेल कितना है, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तुम्हारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तुम्हारे कितने नए नए प्रोडक्ट आए, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस है। और कुछ डिटर्मिनेंट एनालिसिस, मतलब डिटर्मिनेंट मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल सोचो कि आप ही अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल लेते हैं, कि होता क्या है, अब बहुत बार हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन है जो लास्ट अटेम्प्ट में आ गया ना, तो अपन बोलते हैं हाँ ये लास्ट अटेम्प्ट में पूछा है, ऐसा नहीं, तो इस अटेम्प्ट में तो पूछने के इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बच्चों का बहुत दिमाग चलता है, अरे ये लास्ट अटेम्प्ट में आया है, इस बार तो नहीं आएगा, बट क्या करें, ऐसे का भरोसा नहीं है, ऐसे इनप्रेडिक्टेबल है। बट आप पास्ट अटेम्प्ट का और करंट इसका कंपेरिजन तो करते हो ना, सेम लाइक डिटर्मिनेंट एनालिसिस में आपको पास्ट और करंट की स्ट्रेटेजी का कंपेरिजन करना है, उसका एनालिसिस करना है बेसिकली। आपके कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स, वो डिटर्मिनेंट एनालिसिस में आता है, आपकी कुछ कैपेबिलिटीज, कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्सटर्नल एनालिसिस से क्या करोगे आप, अपॉर्चुनिटी तो नहीं है आपको, एक्सटर्नल में देखा, पूरा एनवायरनमेंट देखा, हाँ यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यहाँ पे कुछ तो हम बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हमारा बिजनेस यहाँ पे हम ये एरिया में कुछ है नहीं, यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, या फिर यहाँ पे प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर है, और मैं प्रीमियम प्रोडक्ट बेचता हूँ,
चलो ये एरिया में डेवलप करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी हो गई। सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट आपको ध्यान में आ गया। और सेम आपको इंटरनल से क्या आएगा, खुद के क्या स्ट्रेंथ है, खुद की क्या वीकनेस है, इससे क्या ध्यान में आएगा, इंटरनल एनालिसिस से ध्यान में आएगा। अब ये दोनों का एनालिसिस होगा, इससे क्या बनेगा आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा, आपको स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई होगी कि आपको स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफाई कैसे, मतलब बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आएंगे, आपको उसमें से एक स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है, उसमें से एक स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी है। होने के बाद आपको वो इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट होने के बाद रिव्यू करना है। सीधी सी बात है, आइडेंटिफाई करो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव से, सेलेक्ट करो, इंप्लीमेंट करो, रिव्यू करो। वाह 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 वाह, जबरदस्त, मस्त भैया, मस्त, मजा आ गया। जो हमने इश्यूज देखे थे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, उस इशू की मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी जो मैं बोलना भूल गया। मेमोरी टेक्निक क्या है, टायर, TIER। टी मतलब टाइम, स्ट्रेटेजी वॉल होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का बैलेंस, बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर वो। एंड थर्ड आर, आर मतलब रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। ठीक है, ठीक है भैया। It is evident that industry differ widely in their economic characteristics, competitive situation, फ्यूचर प्रॉफिट प्रोस्पेक्टस के। इंडस्ट्री अलग अलग, इंडस्ट्री अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव कंडीशन और प्रॉफिट में डिफर करती है। कैसे, नीचे देखेंगे। देखो, इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री वेरीज अकॉर्डिंग टू सच। कौन कौन से फैक्टर्स पे इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती है। एक तो साइज एंड मार्केट ग्रोथ रेट, सेकंड कितने पेज से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जोग्राफिक बाउंड्रीज, नंबर एंड साइज ऑफ द बायर, तुम्हारे बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं। उसके बाद वेदर द सेलर प्रोडक्ट्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल और हाईली डिफरेंशिएटेड, कुछ डिफरेंशिएशन फैक्टर्स है क्या, तुम्हारा प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है या नहीं है। एक्सटेंड टू विच कॉस्ट आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारे कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है। तो तुम्हारा कितने एक्सटेंड तक कॉस्ट अफेक्ट करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक, कितने एक्सटेंड तक तुम्हारा कॉस्ट कम हुआ है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, के तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, तुम ओनली अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट पे सेल करते हो, या फिर तुम सिर्फ फिजिकल स्टोर पे सेल करते हो, या फिर फिजिकल है, वर्चुअल है, खुद के ओन वेबसाइट से भी सेल करते हो, तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है। नेक्स्ट, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या नए नए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी आती है, नए नए मार्केटिंग के वेज आते हैं। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, कि तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के बेसिस पे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के कुछ नया रेगुलेशन तो नहीं ला लिया, उस नए रेगुलेशन की वजह से उस इंडस्ट्री पे इफेक्ट तो नहीं गिर गया। फॉर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे प्लास्टिक, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक का कोई भी आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हो। एग्जांपल इमेजिनेशन, ठीक है। तो प्लास्टिक बैन करते हैं तो जो भी, फॉर एग्जांपल जो भी चेयर्स बनाए, प्लास्टिक चेयर्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसका तो पूरा ये हो जाएगा ना, वो तो बिजनेस बंद हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक बैन है। सो दैट गवर्नमेंट का सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट कुछ नया रेगुलेशन रूल्स तो नहीं ला रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसमें आपके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती है, जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज होती है इन फैक्टर्स के बेसिस पे। अब याद कैसे रखोगे, देखो, फर्स्टली इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमी से एक चीज ध्यान में रखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी से क्या ध्यान में आया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉस्ट कितना अफेक्ट करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। सेकंड क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तुम्हारा अगर कॉस्ट कम हुआ तो तुम्हारी मार्केट साइज और मार्केट ग्रोथ भी होगी, मार्केट साइज भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी, तुम्हारे बायर सेलर भी बढ़ेंगे, तुम्हारे बायर सेलर भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद कितने कि तुम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे और अच्छी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे तुम्हें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे आपका गवर्नमेंट आपको अच्छी सपोर्ट देगी क्योंकि आप अच्छा बिजनेस बना रहे हो, अच्छी एम्प्लॉइज के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो। ये कुछ ऐसे याद करने के लिए मैंने एक जस्ट बनाया था कि ऐसे आप इसको चीज को याद रखना, इन केस क्वेश्चन पूछा या फिर आया तो। ठीक है, इन सम इंडस्ट्रीज कंपटीशन फोकस ऑन हु हैज द बेस्ट प्राइस, while in other competition is focused on quality and reliability, product features and performance, quick service and convenience, brand reputation। कि क्या होता है, अपने को क्या लगता है कि तुम्हारा अगर प्राइस ही बहुत बढ़िया है तो मतलब अगर ये इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस सक्सेसफुल है। बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें बेस्ट प्राइस है, तुम्हारा प्रॉफिटेबल है, या फिर तुम्हारा जो कंपटीशन है वो कंपटीशन तुम्हारे सिर्फ प्राइस के बेसिस पे डिफाइन नहीं होता है, कंपटीशन तुम्हारी क्वालिटी के भी कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है। जस्ट बिकॉज प्राइस बहुत कम है बट क्वालिटी भी बहुत लो लेवल है तो लोग लेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी पे भी कंपटीशन फोकस होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर्स, ये तुम उसको क्वालिटी चेक करते हो, अरे ये कितने साल चलेगा, कितने ये है मोबाइल, कितने ये साल चलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट फीचर एंड परफॉर्मेंस, इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन। क्या अपन देखते हैं मोबाइल फोन बाय करने से पहले इसमें फीचर्स क्या है, कौन कौन सा नया इसमें नई कुछ टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं की है, नया नया प्रोग्राम्स, नए नए फीचर्स, वो उसका परफॉर्मेंस कितना है, कितने साल तक चलेगा, इसकी बैटरी कितनी मिली एम्पेयर की है, इसकी कैमरे की क्वालिटी क्या है, ये सब चीजें देखते हैं। उसके बाद क्विक सर्विस एंड कन्वीनियंस, इसका बेस्ट एग्जांपल है जेप्टो एंड ब्लिंकिट। कि उसने क्या बोला कि हम 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे भैया ग्रोसरीज। तो क्विक सर्विस कितने इमीडिएट सर्विस मिलती है और आपको कन्वीनियंस भी कितना है, इसके बेसिस पे भी कंपटीशन डिफर करता है। कैसे, अगर 10 मिनट में आपको कोई ग्रोसरी का प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू विल ऑर्डर फ्रॉम दैट वेबसाइट ओनली। सीधी सी बात है ना भैया,
सेकंड लास्ट, ब्रांड रेपुटेशन, कि आपका ब्रांड की रेपुटेशन क्या है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आईफोन। आईफोन की ब्रांड रेपुटेशन इतनी ज्यादा है कि वो नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये प्रीमियम लोग है, प्रीमियम लोग के लोग ही आईफोन यूज कर सकते हैं, ऐसा एक ब्रांड रेपुटेशन उसने बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे भी कंपटीशन डिफर करता है, जस्ट नॉट ओनली कि प्राइस के ऊपर ही कंपटीशन डिफर नहीं करता है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में पूछा गया कि बाबा प्राइस प्राइस के ऊपर ही कंपटीशन फोकस रहता है क्या, कंपटीशन उस पर ही डिपेंड रहता है क्या, नहीं, और अलग अलग फैक्टर्स भी है जिसपे कंपटीशन डिपेंड रहता है या फिर कंपटीशन फोकस रहता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन डिफर सो मच दैट लीडिंग कंपनीज इन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन फाइंड इट हार्ड टू अर्न रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट, while in even weak companies while even weak companies in attractive industries can achieve good performance। कि भैया इंडस्ट्री और जो कॉम्पिटिटिव कंडीशन है ये इतने ज्यादा डिफर करते हैं, इसके वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े लीडिंग कंपनीज है, इनको प्रॉफिट अर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है, रादर देन जो वीक कंपनीज है। वीक कंपनीज अपने जो भी इंडस्ट्री, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन और इंडस्ट्री बहुत डिफर कर रही है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें आ रही है, दैट्स वाई बड़े बड़े प्लेयर्स को, बड़े बड़े कंपनीज को डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉफिट अर्न करने में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। के अभी हमने देखा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ये होगा, उसमें हमने इश्यूज देखे थे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या क्या इश्यूज कंसीडर करने हैं, उसके बाद इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद कंपटीशन किस किस पे फोकस होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस और अ सिचुएशन दैट इन सम वे अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन प्लान एंड ऑपरेशन। ये क्या है, तुम्हारा बाहर के फैक्टर्स है, इन्फ्लुएंसेस है, सिचुएशन है, जो क्या किसको अफेक्ट करता है, तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करता है, बिजनेस के प्लान्स को अफेक्ट करता है, और बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। ये बाहर का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इवन मोर फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद इट। कि भाई आप सीधी सी बात है ना, एक्सटर्नल एनालिसिस इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर बाहर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, ये आपके इंडस्ट्री को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता रहना चाहिए, सो दैट आपकी तभी जाके ग्रोथ होगी। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक एंड कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। ये तो हमें पता है भैया कि बिजनेस एनवायरनमेंट नए चीजें आती रहती है, तो हाईली इवॉल्विंग है और कंटिन्यूअसली डायनामिक है। ठीक है, ठीक है। Strategies provide an interface between an organizational ability and the opportunity, and the challenge is it must deal within the larger environment। कि भाई जो स्ट्रेटेजिस्ट रहते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारे अंदर क्या लिमिटेशन है, तुम बाहर के एनवायरनमेंट को कोप अप कर पाओगे क्या नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट के अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई करके आपके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन में नए इनबिल्ट इनहेरेंट आपके जो भी नए कैपेबिलिटी डेवलप कर पाओगे क्या नहीं, ये किसका काम है, स्ट्रेटेजिस्ट एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटेजी फाइंड करते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या किस चीज के लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज। हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मालूम करती है, सीधे से बात है, एक्सटर्नल एनालिसिस तो क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट विल एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द बिजनेस। ये तो इसका पॉइंट का ही बता दिया उन्होंने कि सेम उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। It help to find the new needs and wants of the consumer and tells what new product competitor are bringing in the new market to attract कंज्यूमर। कि हमें ये क्या बताता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें बताता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस चीज पे, किस लेवल पे सेटिस्फाइड हो रहा है, कस्टमर के वांट क्या है, वो क्या चाहता है तुम्हारे प्रोडक्ट को रिलेटेड, ये हमें एनवायरनमेंट में जाके बताए। तो इसका जनरस एग्जांपल क्या है, बहुत बहुत जैसे होटल्स में क्या करते हैं ना, फीडबैक फॉर्म रहता है, या फिर कुछ वेबसाइट में भी फीडबैक फॉर्म रहता है कि आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, उस पर फीडबैक दो, सो दैट इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि कस्टमर की नीड क्या है, हम और हमारी सर्विसेज में, हमारे प्रोडक्ट में और क्या बदलाव ला सकते हैं, और क्या चेंज ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मालूम करता है। नेक्स्ट, गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, कि आपके बिजनेस को ग्रोथ होने के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एनेबल बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर द ग्रोथ, कि किस एरिया में ग्रोथ करना है, यह हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है। ठीक है, एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। Once the business is aware and understand the changes happening around, it can plan and strategize to have a successful business। अभी क्या हुआ था, कोविड-19 आया था, और कोविड-19 आया तो लॉकडाउन आया, तो ये अभी लॉकडाउन आने की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, तो आपको भी कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वहां पे बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे आईटी कंपनीज थी, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लाना शुरू किया। तो ये एनवायरनमेंट चेंज होने से वजह से बिजनेस के अंदर को आपको एक कल्चर को चेंज करना पड़ा, वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम चालू करना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, उससे आपका बिजनेस भी शुरू था, और आपके जो बिजनेस के इसमें कुछ ऐसा अलग इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्या हेल्प करता है, कंटिन्यूअस लर्न करने में। कैसे, मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू मीट द प्रेडिक्टेड चेंजेस इन द बिजनेस। अभी मार्केट में आया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आया है। अब चैट जीपीटी में आप आपके सिस्टम में, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व करते हो, इससे क्या होता है, जो नए नए चेंजेस आते हैं उसकी वजह से मैनेजर को भी बहुत चीजें सीखने मिलती है, नया नया नॉलेज गेन करने को मिलता है।
नए नए स्किल्स डेवलप होती है, इसलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट लर्न करने में कंटिन्यूस लर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इमेज बिल्डिंग। Environmental understanding help the business organization to improve their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate. Understanding the needs of environment helps to showcase that the business is aware and responsive to the needs. It creates a positive image and helps to win over the competitor. कि क्या होता है ना, इसका एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने भी बुक में दिया था कि बहुत सारी जो कंपनीज रहती है बड़ी बड़ी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, उनका खुद का कैप्टिव कंजम्पशन प्लांट करते हैं। कैप्टिव कंजम्पशन प्लांट मतलब खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं बेसिकली, और वही यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बड़े बड़े प्लांट के लिए। तो वो क्या बोलते हैं, हमने गवर्नमेंट को बोलते हैं हमने आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव की, और आप वो इलेक्ट्रिसिटी कोई और बाकी के गांव शहरों में यूज कर सकते हो। बेसिकली इट क्रिएट्स है ना सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट, कि हम एनवायरमेंट को एक एनवायरमेंट आपके विलेज आपके लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं, और हमने आपका खुद का प्लांट क्रिएट किया कैप्टिव कंजम्पशन, और वही इलेक्ट्रिसिटी हम खुद यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, या फिर कोई नया कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट में चेंज ला लेती है, सो दैट इससे इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं होगा, हम ऐसे हार्मफुल केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा डिस्क्लोजर देती है पैकेट्स में, हम शुगर फ्री यूज कर रहे हैं, सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहे। सो बेसिकली एक इमेज बिल्डिंग, आपकी एक इमेज क्रिएट होती है आपके, अगर आप एनवायरमेंट को हार्म होने से बचाते हो, तो एक बाहर आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है कस्टमर केस में। Next है मीटिंग कंपटीशन। इट हेल्प्स द बिजनेस टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर जो अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग फैक्टर्स चल रहे हैं, उस एनवायरमेंट फैक्टर्स के बेसिस पे आपका कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कॉम्पिटिटर के रिएक्शन के बेसिस पे आप आपकी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, और उसकी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप उससे अच्छी स्ट्रेटेजी बना के मार्केट शेयर गेन कर सकते हो। तो ये हमें कॉम्पिटिशन को मीट करने में भी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरमेंट। इसकी मैंने एक मेमोरी ट्रिक बनाई थी, मिलगो मिलगो। मिलगो क्या है सर, राजस्थानी वर्ड ये बहुत बार यूज करते हैं कि कुछ खो गया तो मिल गया को मिलगो मिलगो। तो हमें तो मिलगो भैया, इसके मेमोरेटिक मिलगो। मिलगो क्या है, एम इज फॉर मीटिंग कंपटीशन, एम इज फॉर मीटिंग कंपटीशन, आई इज फॉर इमेज बिल्डिंग, एल इज फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, जी इज फॉर ग्रोथ की डायरेक्शन देता है ग्रोथ को, और ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वाह भैया, मजा आ गया मजा आ गया। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या हेल्प करता है, मिलगो मिलगो मिलगो, मुझे मिल गयो। ठीक है चलो। नेक्स्ट, strategic analysis covering internal and external environment is highly relevant and important for the strategies in organization in order to achieve competitive advantage and ensure high performance for survival and growth। ये स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से ही आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी चूज करोगे कि इसमें से एनालिसिस के बेसिस पे ही आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में, और आपका परफॉर्मेंस, आपको सर्वाइवल, आपकी ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। याद रखना अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो। स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट एंड आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। के स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये बहुत असेंशियल रहते हैं आपके बिजनेस को कंटिन्यू करने में, बिजनेस की एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करने में स्ट्रैटेजिक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। Two crucial aspects for the success include function of the top management and the method of formulating strategic decision। के भैया हमें सक्सेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इसमें जो सक्सेस है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, कि जो टॉप मैनेजमेंट फंक्शन कर रहे हैं ना, टॉप मैनेजमेंट जो बिजनेस चल रहे थे, उनको तो हम सक्सेस बोलेंगे ही, बट आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, मेथड क्या है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके सक्सेस, बिजनेस सक्सेस होने में। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट था, अब बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर हो गया है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में। कि माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, पहले मैं बोलता हूँ वैसे समझ लो। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जो तुम्हारे बिजनेस के बहुत रिलेटेड है, जो बिजनेस के बहुत करीब है, बहुत रिलेटेड है, जो कि पेरी पेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर, कंज्यूमर, जो कि बिजनेस के बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और मैक्रो एनवायरनमेंट ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट बिजनेस पे इंपैक्ट जरूर गिरता है। कौन कौन से आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये जो फैक्टर्स है ये आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं, जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड है, बट आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं समहाउ, किसी एंड किसी चीज के लेके, कोई ना कोई फैक्टर्स, या फिर कोई ना कोई एक, ये बोलते हैं ना, एक कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो जाता है आपके बिजनेस के उस गवर्नमेंट में चेंज होने से, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी बदलने से। तो वो सब चीजें किसमें आती है, माइक्रो एनवायरनमेंट में, सॉरी मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो माइक्रो जो रिलेटेड है, जैसे सप्लायर है, कंज्यूमर है, और मैक्रो, मैक्रो मतलब आउटसाइड, जो आउटसाइड द वर्ल्ड है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट बिजनेस को अफेक्ट करता है, पढ़ते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। के एक छोटा एरिया है, कौन है, सप्लायर, कंज्यूमर, जो आपके बिजनेस के आजू बाजू में, जिससे बिजनेस आपका चलता है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। इनका इंपैक्ट बहुत रेगुलरली एंड डायरेक्टली होता है। अगर आपका सप्लायर है, आपका कंज्यूमर है, कस्टमर है बेसिकली, अगर सप्लायर चेंज हो गया, आप सप्लायर बदल गया जो आपका अच्छा क्वालिटी है, तो इससे बहुत बड़े आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जो सप्लायर आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता था, अभी उसने डिस्काउंट कम कर दिया है, फिर वो बोल रहा है मैं अभी आप माल सप्लाई नहीं करूंगा, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट के माइक्रो एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स है ना, सप्लायर, कंज्यूमर, इससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है बिजनेस को।
और जो मैक्रो एनवायरनमेंट के रहते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली नहीं इफेक्ट करते, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। Micro environment consists of supplier, consumer, marketing, intermediary, and competitors. These are specific to the said business or the firm, affect its working on a direct and regular basis. क्योंकि अरे भैया इससे तो बिजनेस चल रहा है ना, आपके आपके सप्लायर है, आपके कस्टमर है, दैट्स वाई तो आप बिजनेस रन कर रहे हो ना, सीधी बात है। विद इन द माइक्रो एनवायरमेंट इन विच अ फर्म ऑपरेट, वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इशू, के हमें कौन कौन से इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। फर्स्ट, द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज, कि सबसे पहले जो तुम्हारे एम्प्लॉयज है, पहले तो एम्प्लॉय कैसे है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वो कैसे ऑर्गेनाइज है, मतलब किस कैसे कैसे लेवल पे है, कि भैया बहुत नॉलेजेबल आदमी आपने नीचे ग्राउंड लेवल पे रखा है, ऐसा तो नहीं रहना चाहिए, तो उनकी लेवल भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। द एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर द बिजनेस, क्या आपका कस्टमर बेस कैसा है, आपका कस्टमर सेंसिटिव है, क्या आपका कस्टमर इनसेंसिटिव है टू द प्राइस, कि आपका कस्टमर का बेस कैसा है, ये भी आपको माइक्रो एनवायरमेंट में ध्यान में देना पड़ता है। द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस, कि लोन कहाँ से, पैसा कहाँ से लेता हो, कि भैया धंधा बनाना है तो सबसे ज्यादा क्या बड़ा लगेगा, कैपिटल, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, या फिर बड़े बड़े जो आपको इक्विपमेंट कुछ मशीनरीज लगेंगे, तो उससे रिलेटेड बोलता हूँ कि धंधा बनाना तो पैसा तो लगेगा, कैपिटल तो लगेगा, तो आपने फाइनेंसिंग कैसे की है, ये भी माइक्रो एनवायरमेंट में आता है। तो ये फाइनेंसिंग के क्या क्या वेज है, ये रिलेटेड, ये भी इशू आपको माइक्रो एनवायरमेंट में एड्रेस करना पड़ता है। हु आर द फर्म सप्लायर एंड हाउ आर द लिंक बिटवीन टू बिंग डेवलप, के फर्म के सप्लायर कौन है और उसमें लिंक कैसे आई है, ये भी एक इशू क्रिएट होता है, आपको माइक्रो एनवायरमेंट में एड्रेस करना पड़ता है। तो लोकल कम्युनिटी विद इन विच फर्म ऑपरेट, आपके आजू बाजू की लोकल कम्युनिटी कैसी है, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। और लास्ट, द डायरेक्ट कंपटीशन एंड देयर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, की कंपटीशन कैसा है और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी चीज आपको, ये भी इश्यूज, इस रिलेटेड इश्यूज भी आपको माइक्रो एनवायरमेंट में एड्रेस करने पड़ते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो एनवायरमेंट में कौन कौन से टाइप के इश्यूज आ सकते हैं या फिर आपको एड्रेस करने पड़ सकते हैं। तो माइक्रो एनवायरमेंट में सीधी सी बात है, एम्प्लॉय, दो तो चीजें हमें पता है कि आपके सप्लायर कौन है, आपका कस्टमर का बेस क्या है, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद एम्प्लॉयज कौन है आपके, और एम्प्लॉयज कैसे ऑर्गेनाइज है, और लास्ट चीज, अगर याद रहे तो 4 पॉइंट होगा तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट चीज, पैसा, पैसा कैपिटल, फाइनेंसिंग कैसे है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट जैसे मैंने बोला था, इज द पोर्शन आउटसाइड द वर्ल्ड दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, बट इज टिपिकली मच बियॉन्ड इट्स डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, कि ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है और ये रिलेटेड नहीं रहता है बिजनेस से, बट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये चीजें कौन कौन सी है, जैसे गवर्नमेंट है, कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है जो भी चेंज होते रहते हैं, ये आपके बिजनेस को, ये मैक्रो एनवायरमेंट में आते हैं। तो अभी मुझे एक चीज बताओ, कि आप ही बताना, कि अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई नया रेगुलेशन ला रही, कुछ नया चेंजेस लाने वाले हैं, तो उस पर आपका कंट्रोल है क्या, नहीं भैया, कंट्रोल तो है नहीं मेरा, गवर्नमेंट तो उसके हिसाब से चलेगी, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो मैक्रो एनवायरमेंट में आपका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, हालांकि माइक्रो एनवायरमेंट में आपका कंट्रोल है। कैसे, कि कौन से सप्लायर से मुझे माल लेना है, कौन से कस्टमर बेस को मुझे चूज करना है, कौन से कस्टमर को, कैसे कस्टमर को मुझे टारगेट करना है, ये आपके कंट्रोल में है। सो माइक्रो एनवायरमेंट में आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, बट मैक्रो एनवायरमेंट में आपका डायरेक्ट कंट्रोल है नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या है मैक्रो एनवायरमेंट के, द एनवायरमेंट इंक्लूड फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म, फर्म के आउटसाइड है, विच कैन लीड अपॉर्चुनिटी फॉर और थ्रेट्स टू द फर्म, के इससे क्या होता है, एक तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल फैक्टर से तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट ही आएगी, बट इन्होंने एडिशनल बोला है कि ऐसे मैक्रो एनवायरमेंट से भी आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आ सकती है, ठीक है। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड द गवर्नमेंट। जो एग्जाम्पल से याद रखोगे ना, तो ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे मैक्रो क्या है माइक्रो क्या है। कि टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल, ये जो फैक्टर्स है, ये मैक्रो एनवायरमेंट में आते हैं, जो कि आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब आपके बिजनेस के आउटसाइड है, और जो आपके बिजनेस को बहुत इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ऑल इंडिविजुअल टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी एंड फैक्टर दैट इट रूटीनली इंटरेक्ट विद व्हेन कंडक्ट बिजनेस। तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, क्या क्या है, इंडिविजुअल है, टीम है, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी है, फैक्टर्स है, जो कि आपके बिजनेस को रूटीनली अफेक्ट करता है। तो हमने हेडिंग क्या देखी थी, मैक्रो एनवायरमेंट में एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स आगे दिए हैं क्या क्या, मैक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो एक चीज पहले याद रखना, मैंने ना एक मतलब ऐसे ही याद रखने के लिए बनाया था, कि माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यम इज फॉर माँ, माँ मतलब मम्मी, मम्मी माँ हमारे कंट्रोल में रहती है क्या, नहीं कंट्रोल में, मम्मी को तो मम्मी की बात तो मम्मी बोल दिया, बस बात खत्म। तो माँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इसलिए मैक्रो एनवायरमेंट अपने हाथ में है क्या, नहीं है। माइक्रो माइक्रो अपने हाथ में, याद रखने के लिए मैंने जस्ट बनाया था, अगर आपको अच्छा लगा तो याद रखना, तो आपके हिसाब से याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स है ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट के, एक चीज और, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलो,
एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ये नाम से ध्यान में आता है, ये पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ बात कर रही है। डेमोग्राफिक आपके आजू बाजू का एरिया, आजू बाजू की पॉपुलेशन कैसे है। तो डेमोग्राफिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। लोग कर लो बात, हमें तो पता था, नाम से ध्यान में आ गया कि क्या पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। वाह यार यार बहुत इजी यार। दैट्स हैव बीन क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू सर्टेन criteria such as age, gender, income in order to understand the features of specific group। ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, ये क्या है, पॉपुलेशन के, आपकी पॉपुलेशन जो है, आप जहाँ पे बिजनेस कैरियर आउट करते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब क्या है, देखो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, पोजीशन ऑफ असेट्स, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रीजन एंड डिग्री ऑफ एजुकेशन। भैया समझा नहीं, सुनो। जैसे एज है, अब अगर आपके जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप जहाँ पे टारगेट कर रहे हो वहाँ बहुत चिल्ड्रंस ज्यादा है, वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे प्रोडक्ट लाओगे, आप प्रोडक्ट कैसे ला सकते हो, वहाँ पे टॉफीज ला सकते हो, या फिर छोटे बच्चों की यूज करने के कुछ और भी प्रोडक्ट रहते हैं वो ला सकते हो, खिलौने ला सकते हो। समझ रहे हो, तो एज फैक्टर। सेकंड फॉर एग्जांपल जेंडर फैक्टर है, जेंडर है फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे ये कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे फीमेल ज्यादा है, तो वहाँ पे कौन सा बिजनेस आ सकता है, फीमेल ज्यादा है तो सोचो सोचो, एक तो क्लोथ्स का, क्लोथ्स के मेकअप रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स। थर्ड ज्वेलरी का, ज्वेलरी का भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये फैक्टर से आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये आप इस फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी क्या नहीं। समझा, समझा भैया। मार्केटर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट रेगुलरली डिवाइड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक मेकअप, के पॉपुलेशन को ये फैक्टर्स के बेसिस पे ही वो डिवाइड करते हैं स्ट्रेटेजिस्ट और जो मार्केटर्स है। इंडिया हैज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। अरे सीधी बात है भैया, हमारे इंडिया में यूथ ज्यादा है, यूथ यंग यंग लोग ज्यादा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर एंड नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इशू, कि जो भी आपकी बिजनेस है ना, आपको जो भी ये फैक्टर्स दिए ना, आपको इसको स्टडी करना पड़ता है, सो दैट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे टाइप का प्रोडक्ट लाओगे और कैसे अफेक्ट करेगा वो प्रोडक्ट, उसकी डिमांड और सप्लाई क्या रहेगा। ठीक है, कि व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज, एंड सेकंड इशू क्या है, व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये भैया कौन सा डेमोग्राफिक ट्रेंड, ट्रेंड मतलब ये जो फैक्टर्स दिए हैं इसमें से कौन सा डेमोग्राफिक ट्रेंड अलग अलग जो आपके अफेक्ट करते हैं मार्केट साइज में। जैसे मैंने बोला था, अगर आपके इसमें एज छोटे बच्चे वाले लोग ज्यादा है, छोटे बच्चे वाले लोग क्या रहता है भैया, छोटे बच्चे ज्यादा है, चिल्ड्रंस ज्यादा है, तो आप कहाँ जाओगे, टॉफीज और खिलौनों के इसमें जाओगे, तो उसकी मार्केट साइज क्या है, मार्केट कैसा है, वो कितना अफेक्ट करता है, ये आप देखोगे। सेकंड, व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसमें से कौन सा डेमोग्राफिक ट्रेंड आपको अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट रिप्रेजेंट करेगा, कि हाँ वहां पे छोटे बच्चे है ज्यादा, बट वहां पे द जो भी पेरेंट्स लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो चॉकलेट्स टॉफीज देने में रिलक्टेंट है, तो ये इधर अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन कंपोनेंट फॉर अ फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस इज ऑफन चैलेंज फॉर स्ट्रेटेजिस्ट, के भैया आपको जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है ना, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पॉपुलेशन की क्या है, उस पॉपुलेशन का कंपोनेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है स्ट्रेटेजिस्ट को। मैंने अभी बताया कि जस्ट के अगर अभी चिल्ड्रन है और आप टॉफी का बिजनेस शुरू कर रहे हो, वहाँ के पेरेंट्स बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वहाँ के पेरेंट रिलेक्टेंट करते हैं छोटे बच्चों को टॉफी देने के, तो आप कैसे बिजनेस कर पाओगे, एक थ्रेट क्रिएट होता है ना। तो आपको अलग अलग डेमोग्राफिक फैक्टर्स स्टडी करने हैं, स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है और एक चैलेंज क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशल कल्चरल एनवायरमेंट मतलब इट कंसिडर द फैक्टर्स सच एज social tradition, values and belief, level and standard of literacy, the ethical standards, state of society, extent of social stratification, conflict, cohesiveness and so forth। मतलब भैया मतलब तो कुछ समझा नहीं। सुनो, जो सोशो कल्चरल एनवायरमेंट है ये डेमोग्राफिक है क्या, डेमोग्राफिक जो अपन ने ऊपर डेमोग्राफिक एनवायरमेंट है क्या, नहीं है, अलग है। मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों के ट्रेडिशन क्या चल रहे हैं, वहाँ पे जो सोशल ट्रेडिशन है ना वही वो लोग फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, बिलीफ सिस्टम कैसे है, वो लोग वैसे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल लेता हूँ हैदराबाद का, हैदराबाद में अभी राइस बहुत ज्यादा चलता है। अगर वहां पे आप जाके वहां पे आप लोगों को बोलोगे नहीं आप वीट का अनाज शुरू कर दो अभी, नहीं यार, वो लोगों के वैसे वो कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ के जो वैल्यूज है, उनको वो राइस ही खाना शुरू करते हैं, राइस ही खाते हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्स। वहाँ पे आपको वीट वीट रोटी या फिर जो भी अलग अलग है होटल्स में कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक उनका ट्रेडिशन है, उनका वहां पे लोगों की बिलीफ सिस्टम है कि हम उनको राइस अच्छा लगता है बेसिकली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकंड एक एग्जांपल था, जैसे मैकडोनल्ड्स आया था इंडिया में, तो मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था तो बेसिकली जो पहले वो जो बर्गर बर्गर देता है ना, उसमें जो आलू टिक्की देता था, तो वहां पे एक नॉनवेज नॉनवेज टाइप का कुछ प्रोडक्ट मैकडोनल्ड्स देता था। तो जब वो उसको लगा इंडिया में आया तो इंडिया में भी चलेगा, अरे हम मैकडी ब्रांड है भैया, बाहर चल रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं चलेगा, बट इंडिया के लोग बोले हम नहीं यूज करते, हम नहीं खाते ऐसी चीजें अंदर की, क्योंकि इंडियन वेज मार्केट बहुत ज्यादा था। तो मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, उसने वो जो अंदर का था ना
तो वहां पे आलू टिक्की डाली और आलू टिक्की से उसने एक नया उसका प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया, जो कि अभी हाईली अच्छी पोजीशन पे है और हाईली अच्छा मार्केट उसने कैप्चर किया है। ठीक है, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बट इट इज द बिहेवियर एंड द बिलीफ सिस्टम, कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिसे हम डेमोग्राफिक के एनवायरमेंट बोलेंगे, बट कि ये है एक आपका बिहेवियर और आपकी बिलीफ सिस्टम, इसलिए हमें इसको सोशो कल्चर एनवायरमेंट अलग से नाम दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द डेमोग्राफिक्स, जो मैंने ब्रैकेट में भी दिया है सो दैट आपके याद में रहेगा। द कोर बिलीफ्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड टू बी परसिस्टेंट, जो कि हमारे बिलीफ है, हमारे रिलीजन है, वो हमारे रिलीजन चलते रहने चाहिए, वो परसिस्टेंट चाहिए। इट इज डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू चेंज दिस कोर वैल्यूज व्हिच बिकम्स अ डिटरमिनेंट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, कि ये जो कल्चर है, ये जो कोर वैल्यूज है, ये बदलने के लिए बिजनेस को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो बिलीफ और जो वैल्यूज है ना, वो बहुत ऐसे बोलते हैं खून में बस चुके हैं, तो इसको चेंज करने के लिए बिजनेस को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। The social environment primarily affects the strategic management process within the organization in the areas of mission and objective setting and the decision related to the products and market, के social environment आपको कहाँ यूज कर सकता है या फिर आपको किस एरिया में अफेक्ट कर सकता है। एक तो आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव सेट करने में सोशल एनवायरनमेंट हेल्प कर सकता है, और आपको कोई डिसीजन लेना है रेलेवेंट प्रोडक्ट या फिर मार्केट का, कि वहां के पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल रहा हूँ, वहां की ऑर्गेनाइजेशन की या फिर वहां की पॉपुलेशन की क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या वैल्यूज है, उस बेसिस पे आप प्रोडक्ट और आपकी कुछ सर्विसेज है वो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडेंटिफाई सेट कर सकते हो। Economic environment. It refers to the overall economic situation around the business and include the conditions at the regional, national and global level. Economic environment क्या है, आपके economic situation क्या है मार्केट में। Economic मतलब क्या, आपके इंटरेस्ट रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर की रुपीस की वैल्यू क्या है, बेसिकली आपका पर कैपिटा इनकम क्या है, आपकी जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अलग अलग जो आपका कैपिटल मार्केट है, उस रिलेटेड ये बात करता है। तो जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है बिजनेस के अराउंड, और आपके जो कंडीशन है एट द नेशनल, एट द रीजनल, एट द ग्लोबल लेवल, कि कंट्री वाइज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, ग्लोबल वर्ल्ड वाइज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमी कैसी है बेसिकली। इट एनकम्पासेस द कंडीशन इन द मार्केट दैट हैव एन इफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द बिजनेस, देयर कॉस्ट एंड द डिपेंडेबिलिटी, क्वालिटी एंड द अवेलेबिलिटी, कि इसमें इसमें अलग अलग कंडीशन है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, आइदर सप्लाई ऑफ इनपुट या फिर आउटपुट, कोई आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो या फिर कुछ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके इनपुट के सप्लाई के लिए भी और आउटपुट के सप्लाई के लिए भी, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है अभी, तो डॉलर की वैल्यू रुपीज में इंक्रीज हो गई, मतलब $1 पहले 80 रुपए में था, तो अभी $1 86 रुपीज में हो गया। तो अगर आप इंपोर्ट करें तो आपको महंगा गिरेगा, क्योंकि आपको पहले $1 के लिए 80 रुपीज देने पड़ते थे, तो अभी आपको $1 के लिए 86 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो इसको इफेक्ट कर गया आपके सप्लाई ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल के लिए, आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई ना बेसिकली, तो कॉस्ट पे भी ये हो गया। सेकंड, अभी कॉस्ट बढ़ गई तो आपको क्वालिटी पे भी या फिर क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो भी ये इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स है, जो भी इकोनॉमिक्स में चेंजेस होते हैं, इसमें आपके इनपुट आउटपुट आपकी कॉस्ट पे अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है भैया कि कौन सा एनवायरनमेंट आपकी स्ट्रेंथ, आपकी साइज मार्केट की डिटरमाइन करता है, कि जो मार्केट की साइज और स्ट्रेंथ कितनी है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बताता है। ठीक है भाई। The purchasing power in an economy depends on the current income, prices, saving, circulation of money, debt and credit availability. सीधी सी बात है। परचेसिंग पावर मतलब क्या, कि आप कितना परचेस कर सकते हो, ये किस पे डिपेंड होता है। एक तो आपकी इनकम कितनी है, आपकी जैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस क्या है। सेकंड, आपकी सेविंग्स कितनी है, बेसिकली मार्केट में मनी का फ्लो कितना है, लिक्विडिटी कितनी है। नेक्स्ट, डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई, जैसे अभी बजट आया उसमें निर्मला सीतारमन जी ने 12 लाख तक नो टैक्स, जीरो टैक्स कर दिया। अभी 12 लाख तक जीरो टैक्स करने से टैक्स सेविंग होगी। अब टैक्स सेविंग के वजह से आपका पैसा कुछ ना कुछ सेविंग हो रही है, तो स्पेंडिंग बढ़ेगी बेसिकली, क्योंकि जो आपका पहले एज अ टैक्स जा रहा था वो अभी सेव होगा, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करोगे उस पैसे का, तो बेसिकली आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। समझा। इकोनॉमिक फैक्टर फॉर द बिजनेस, ऑल दिस फैक्टर जनरली टेल द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, के कौन से फैक्टर्स आते हैं इकोनॉमी, ये बेसिकली आपके इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी की कंडीशन कैसे है, ये बताते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, जो कि पहले एफएम के साथ इको था, हम उसमें पर कैपिटा इनकम निकालते थे, उसका अलग से एक कैलकुलेशन निकालते थे। तो पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, जीडीपी तो वर्ड सुना होगा, जीडीपी कितनी है आपकी। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके बाद ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट जैसे अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो है ना वो डिक्रीज किए हैं। इंटरेस्ट रेट, अब इससे रेट डिक्रीज होने के कारण लोन्स बढ़ सकते हैं क्या,
यस और नो, ये क्वेश्चन है, लोन बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं बेसिकली। तो इंटरेस्ट रेट भी आपके इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है कि बाहर कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। नेक्स्ट, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन कितना है, बूम कितना है, रिसेशन कितना है, तो उसके बेसिस पे भी आपके इकोनॉमिक में चेंजेस होंगे। तो ये सब फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, तो कुछ टेंशन लेना नहीं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आया, चार चीजें तो याद रख लो। एक तो इंटरेस्ट रेट है, और सेकंड है आपका पर कैपिटा इनकम, कैपिटल मार्केट बेसिकली। थर्ड है जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोल सकते हो, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल सकते हो। एंड फोर्थ, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, बूम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजें इकोनॉमी में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, भाई और बहनों, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, समझ में आ गया। इट टेक्स इनटू द अकाउंट एलिमेंट्स लाइक जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, के पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा है, the degree to which business and economic issues have been politicized, the degree of political morality, the state of law and order, political stability, political ideology, the effectiveness and purposefulness of government agencies, the scope and type of government intervention in the economy and industry. पॉलिटिकल लीगल, इसे हमें डायरेक्टली ध्यान में आता है। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड, और पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड, और आपके कुछ लीगल लॉज एंड रेगुलेशन हो गए। तो पॉलिटिकल से दो पॉइंट सीधे से याद रखना, एक तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेन करेंगी, गवर्नमेंट नए नए लॉज रेगुलेशंस बनाएंगी। उसके बाद गवर्नमेंट के अलग अलग एजेंसीज है, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है बेसिकली, जैसे बीपीसीएल, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट के ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी इफेक्टिवनेस, उनका पर्पसफुलनेस कैसा है। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके कंट्री में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कंपनी में, तो बहुत कंपनी की ओवरऑल जो भी इकोनॉमी हो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कि कंट्री को जो गवर्न कर रहा है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो सो दैट कंपनी के पूरा कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री का कल्चर पूरा बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली, बहुत इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो बहुत याद रखना पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट में। A business has to consider the changes in the regulatory framework and their impact on the business। क्या आपको जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो नए नए लॉज रेगुलेशन जो चेंज हो रहे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसका उसको कंप्लायंस में आपके जो भी लॉज रेगुलेशन बदल रहे हैं, वो आपको या वो आपको देखना पड़ेगा। एंड उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसा है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर द क्रिटिकल एरियाज दैट में अफेक्ट द बिजनेस, के भैया टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज इन द सेंस कस्टम ड्यूटी लगती है, आप अगर एक्सपोर्ट करते हो अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। इनकम टैक्स ही नहीं, अलग अलग टैक्स भी है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने 2017 में जीएसटी लाया था, तो इनिशियली लोगों ने बहुत रिलेक्टेंट किया था जीएसटी के लिए, सो दैट जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा प्राइजेस भी इंक्रीज हो रही थी। जैसे जीएसटी का अलग अलग रेट है, तो बहुत लोगों ने उसको रिलेक्टेंट किया था, बट गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वो एक सिंगल टैक्स बना था ओवरऑल कंट्री के लिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट अलग अलग नए टैक्सेस ला सकती है, नए लॉज ला सकती है, नए रेगुलेशंस ला सकती है, नए नए ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी ला सकती है। बिजनेस प्रेफर टू ऑपरेट इन द कंट्री वेयर देयर इज अ साउंड लीगल सिस्टम, के भैया अगर लीगल सिस्टम बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी है, तो उस अच्छी सिस्टम में, अच्छी लीगल सिस्टम में बिजनेस भी, सीधी सी बात है ना, बिजनेस वहां ऑपरेट करने में उसको ज्यादा सिंप्लिसिटी फील होगी, क्योंकि अगर आपकी लीगल सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, सो दैट उससे क्या होगा, बिजनेस को भी कंप्लायंस करने में इजी होगी, जो भी अदर कंप्लायंस है, और वो उसका बिजनेस अच्छे से चला पाएगा। अगर आपके लीगल सिस्टम ही सही नहीं है, आपके जो लॉज है, रेगुलेशन है, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस वजह से बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस छोड़ के सिर्फ कंप्लायंस पे फोकस करेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं कि साउंड लीगल सिस्टम होनी चाहिए। बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेवेंट लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर एंड सो ऑन। क्या आपको अलग अलग लॉज रेगुलेशन बिजनेस को समझने चाहिए, बिजनेस को उस रिलेटेड की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अलग अलग कंपनीज है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, तो कंपनीज एक्ट में जो जो लॉज है, रेगुलेशन है, आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि अब जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो सेबी ने अलग अलग, जैसे सेबी का एक्ट है, उसने अलग अलग रेगुलेशन लॉ सेट किए हैं कि आप इतने रेट पे आप, या फिर कोई और जैसे आपके कोई दूसरी कंपनी, या फिर कोई और कंपनी से आप कितना लोन ले सकते हो इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में, या फिर जैसे अलग अलग लिबरलाइजेशन स्कीम है, तो एलआरएस, ये तो अलग अलग स्कीम्स है, तो सेबी का एक्ट गवर्न करता है बेसिकली। तो उसकी भी नॉलेज, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है बिजनेस को। तो अलग अलग एक्ट है, इंटेलेक्चुअल के रिलेटेड लेबर लॉज है, तो ये इसके अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Nationalism supports major aim at enhancing the position of country in international business. Presently, there is an immense thrust on nationalism in Indian business through policies like Make in India and आत्मनिर्भर भारत। भाई और बहनों, हमें आत्मनिर्भर बनना है, कि अगर इंडिया में अभी दो पॉलिसी, जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी बहुत ज्यादा चल रही है, कि हम जो भी प्रोडक्ट
बाहर से जो बना रहे हैं ना वो इंडिया में बनना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के पीछे देखना वहां पे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन दिस कंट्री, तो वहां पे वो प्रोडक्ट इंडिया में बनना चाहिए। इससे क्या होगा, इंडिया, ये गवर्नमेंट का ऐसा क्यों क्यों मोटिव क्या है इसके पीछे? अगर आप कोई प्रोडक्ट यहाँ बनाओगे सो दैट उसका बिजनेस पूरा यहाँ सेट होगा इंडिया में, इससे क्या होगा, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी, और जो पैसा है ना वो इंडिया के अंदर ही घूमेगा बेसिकली, तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अनदर स्टेप इन द डायरेक्शन रिवॉर्ड द बिजनेस फॉर इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स लाए थे, जैसे स्टार्टअप के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए थे। स्टार्टअप के लिए फंडिंग गवर्नमेंट बोलती है कि हम फंड करेंगे आप स्टार्टअप का, अगर आपका प्रोडक्ट आपका हमें जेन्युइन लगा, आपका प्रोडक्ट अगर सही में अच्छा है तो गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग भी करेगी। अलग अलग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाई सो दैट आपका सेल्स बढ़े। तो बिजनेस को ये इनकरेज मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम लेके कि आप इंडिया में ही रहो, इंडिया में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, फॉरेन की जो कंपनीज है आप इंडिया में आओ और इंडिया में बिजनेस सेट करो। देखो आगे लिखा है, द स्कीम एनकरेज फॉरेन बिजनेस टू ओपन द बिजनेस इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम incentivize domestic business to open or expand their manufacturing facilities to create more jobs and lessen the Indian reliance on the import। कि फॉरेन कंट्री को भी अलग अलग स्कीम देती है कि आप इंडिया में आके बिजनेस करो, और डोमेस्टिक कंपनीज को तो देती ही है कि आप इंडिया में ही बिजनेस करो। इससे क्या होगा, एक तो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और इंपोर्ट करने में जो आप बाहर से रॉ मटेरियल या फिर बाहर से कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना, इससे कम से कम इंपोर्ट हो। तो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है। तो ये नेशनलिज्म इसमें गवर्नमेंट ने दो अलग अलग स्कीम्स लाई है बेसिकली। तो ये था, क्या था, ये था पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। आई नो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको बोरिंग टाइप सा लग भी रहा होगा, तो बट प्लीज 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 अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो आगे भी कंटिन्यू करना, लास्ट तक देखना। कुछ नहीं होता है, हम खत्म करेंगे ये चैप्टर, बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है, रहना मेरे साथ, डोंट वरी, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर लिंक्ड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। कि टेक्नोलॉजी, हर बिजनेस को कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें लगती है बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस के साथ बहुत लिंक्ड है। अब इससे क्या होता है, इससे आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, आप पेमेंट शेड्यूल कर सकते हो, आप कोई चीज भी शेड्यूल में रख सकते हो। जैसे कोई फॉर एग्जांपल में मुझे कोई ईमेल करना है कल 10 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, कि मैं आज ही ड्राफ्ट कर देता हूँ, पूरा ईमेल रख देता हूँ कि कल 10 बजे मॉर्निंग में जाना चाहिए, तो शेड्यूल कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आया है, ठीक है। आप रिड्यूस पेपर वर्क रिड्यूस, फॉर एग्जांपल ये मैंने, जैसे ये नोट्स है, ये मैंने नोट्स तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए हैं, कंप्यूटर में बनाए हैं, पेपर तो कुछ यूज नहीं हुआ है बेसिकली, तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, टेक्नोलॉजी है ना भैया। शेड्यूल पेमेंट मोर इफिशिएंटली, आर एबल टू कोऑर्डिनेट इन्वेंटरी इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब होता क्या है बहुत बहुत कंपनीज में ना, कि एक इतने क्वांटिटी में, जैसे आप कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर एक मिनिमम क्वांटिटी, इसके अगर मेरा अगर इन्वेंट्री गया तो इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अगर मेरे स्टॉक में मेरे 100 ही क्वांटिटी के प्रोडक्ट गुड्स है, तो जैसे ही 100 क्वांटिटी रीच हो जाएगी कि इमीडिएट 1000 क्वांटिटी का एक और ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, सो दैट मेरा डिमांड और सप्लाई मैच रहे, मेरे कस्टमर्स को शॉर्टेज ना महसूस हो। इसलिए इमीडिएटली जैसे इन्वेंट्री 100 क्वांटिटी रही कि इमीडिएटली 1000 ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर चला जाना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से, पूरे टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपकी इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। This helps to reduce cost of the companies and ensuring time and distance, thus capturing a competitive advantage for the company। कि सीधी सी बात है, कॉस्ट भी कम हो रही है। अब जैसे पेपर रिड्यूस पेपर, मैंने नोट्स ऐसे बनाए, कुछ कॉस्ट लगी क्या, नहीं, बट टाइम लगा, ठीक है ना, टाइम लगा, बट नए नए जैसे ये फॉन्ट है, ये कलर्स है बेसिकली, इससे मुझे यूज करने में तो मेरा कुछ ऐसा अलग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा, तो वो कुछ खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ही खुद के अंदर जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग फीचर्स ऑप्शन थे, तो बेसिकली इससे क्या हुआ, एक तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया, और सेम कंपनीज के लिए भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, टाइम डिस्टेंस, जैसे इन्वेंट्री का आपने ये कर दिया कि इमीडिएटली सप्लायर्स को ऑर्डर चला जाना चाहिए, इससे आपका टाइम भी सेव हो गया, अगला ऑर्डर आ जाएगा भैया, आपकी इन्वेंट्री फिर से फुलफिल हो जाएगी। दस इससे क्या होता है, एक आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होता है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिक्वायर बिजनेस टू ड्रास्टिकली अल्टर इट्स ऑपरेशनल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। की नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, इसकी वजह से आपकी अलग अलग स्ट्रेटेजी भी आपको चेंज करनी पड़ती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज, और आपकी जो ऑपरेशन है ना उसमें भी बहुत सारे बदलाव लाने जा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी ऑब्सोलेट हो जाती है। टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू मेनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल एज मेकिंग ऑब्सोलेट मोस्ट ऑफ द एक्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। के क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है नए नए बिजनेस में, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो नई टेक्नोलॉजी है जो अभी चल रही है वो ऑब्सोलेट हो जाएंगी। अब इसका ड्रास्टिक एग्जांपल है नोकिया ने एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं किया, तो इसके इसलिए सबने उसको नो किया। सीधी सी बात है ना भैया, टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलेट हो गई तो आपको वो आउट कर देगी मार्केट में से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन is some of the new technological tools that business are adopting and can act as a both opportunity and threat to the business।
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी अभी जो चल रहा है, रोबोटिक प्रोसेस है, मशीन लर्निंग है, कुछ कंपनी जैसे लेबर के जगह पे रोबोट यूज कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में भी रोबोट यूज हो रहे हैं। सो ये नए नए ऑटोमेशन की वजह से आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है। अब इससे ये जो नई नई टेक्नोलॉजी से आती है, इसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है और एक थ्रेट भी होता है। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली आपकी इफिशियंसी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और थ्रेट जैसे मैनुअल मैनुअल लेबर्स है, लेबर्स की जो पूरी पॉपुलेशन है या फिर लेबर के नंबर है वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो लेबर्स जो भी है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी बेसिकली, तो एक थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है। ये हो गया, ये मैक्रो एनवायरनमेंट में थे, हमने देखा ये में माँ किसी का कंट्रोल में रहता है नहीं रहता है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में ये अलग अलग एलिमेंट्स है। अभी हमें आगे एक टूल दिया है, पेस्ले टूल। पेस्ले टूल इज अ टूल टू एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट। बेसिकली इसमें वही फैक्टर्स है जो हमने ऊपर हमने देखे थे 5 फैक्टर्स। अब यहाँ पे सिर्फ डेमोग्राफिक नहीं है, और जो पॉलिटिकल, जो आपका, तो ये पेस्ले टूल में क्या है, जो ऊपर हमने 5 फैक्टर्स देखे थे वही है सेम, सिर्फ डेमोग्राफिक नहीं है, और एक नया फैक्टर्स ऐड किया है एनवायरमेंटल, और जो हमने पॉलिटिकल और लीगल साथ में देखा था, यहाँ पे अलग अलग है। तो पेस्ले टूल, तो मैं इसे पैर से बोलता हूँ पेस्टले, याद रखने के लिए बेसिकली, पेस्टले पेस्टले पेस्टले। तो पेस्टले का पहले नाम था पेस्ट। पहले क्या था, पहले ना ऐसा था कि सिर्फ पेस्ट ही, PEST, यही यूज होता था एज अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट। बाद में इन्होंने बोला ले भी हम ज्वाइन करते हैं, तो पेस्टले अच्छा वर्ड है ना यार, पेस्टले, पेस्ट पेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले था पेस्ट, फिर बाद में इन्होंने LE जो लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ये भी ऐड किए, सो दैट जो माइक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट्स है इसको मैच हो जाए और ये टूल पूरा परफेक्ट बन जाए, तो पेस्टले टूल बन गया। ठीक है, पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ स्कैनिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दैट हैव अफेक्टेड और लाइकली टू अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स पॉलिसीज के। भैया एक अलग अलग बहुत सारे एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस देता है बेसिकली, जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। स्पेशली एनालिसिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू असेस द बिजनेस एनवायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट। सीधी सी बात है, मैक्रो एनवायरमेंट है तो हमें एनालिसिस करना है बिजनेस एनवायरमेंट का। Political, economic, social, and technological. PEST analysis was the name given to the framework in the past. However, later the framework has been expanded to include environmental and legal factors. तो पहले पेस्टले को क्या बोलते थे, पेस्ट बोलते थे, क्योंकि बाद में इन्होंने ये लाया। समझा गया, समझा भैया। मैं सिर्फ वो पेस्टले को एक थोड़ा अलग इसमें है, तो ये थोड़ा सो दैट याद रहेगा। तो पेस्टले में क्या है, द एडवांटेज ऑफ दिस टूल इज टू एनकरेज द मैनेजमेंट इनटू प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर थिंकिंग इन इट्स डिसीजन मेकिंग, कि आप थोड़ा प्रोएक्टिवली सोचो, आप एक स्ट्रक्चर थिंकिंग ये करो और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के लिए, इसका एक एडवांटेज है। अब की फैक्टर्स क्या है, जो भी पेस्टले ना एक एक PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जो कि हमने ऊपर एक डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया, इन्होंने वन लाइन एक्सप्लेन किया है, जो इनकेस आपको एग्जाम में पूछा गया कि पेस्टले टूल के बारे में बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जो कि हमने ऊपर ही पूरा अच्छे से देखा है, इसमें देखो वही थोड़ा थोड़ा घुमा के बोला है। चलो देखते हैं। These are the how and what extent the government intervene in the economy and the activities of the business firm. Political factor, political भाई और बहनों, समझा क्या, पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट इंटरवेंस आएगी, जो कि हमने ऊपर ही देखा था। पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट इंटरवेन इन द इकोनॉमी। पॉलिटिकल फैक्टर में आल्सो इन्फ्लुएंस गुड्स एंड सर्विस विच द गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइड एंड डज नॉट वांट टू प्रोवाइड। ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है कि गवर्नमेंट बैन कर देती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका अच्छा एग्जाम्पल है पबजी गवर्नमेंट ने बैन किया था इनिशियली, क्योंकि वो चाइना से ये था, तो पबजी बैन किया था। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट बैन करती है, क्योंकि बोलती है ये गवर्नमेंट, ये हमारे इंडियन इनके लिए सुटेबल नहीं है प्रोडक्ट। तो बेसिकली गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर सकती है कि आप अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज लाओ। तो गवर्नमेंट दोनों वे से आपको इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हैव द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन। सीधी सी बात है ना यार, गवर्नमेंट का हेल्थ पे ज्यादा फोकस है, एजुकेशन सिस्टम जो अपनी पूरी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, तो इसका गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में भाई और बहनों गवर्नमेंट के रिलेटेड याद रखना, याद रहेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द मेजर इंपैक्ट ऑन द हाउ बिजनेस ऑपरेट एंड टेक द डिसीजन। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है कि बिजनेस कैसा ऑपरेट करता है, इसमें अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, कैपिटल है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वही इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है। देखो फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के इंटरेस्ट रेट है, अब ये आपने एफएम में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैसे इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। एक्सचेंज रेट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड द सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द कंपनी। समझा रहे हैं भैया, एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी $1 की प्राइस थी ₹70 और अभी हो गई $1 की प्राइस ₹86। तो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे कमेंट में बताओ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर $1 की प्राइस पहले 70 थी और अभी $1 की प्राइस अगर 80 हो गई, 86 हो गई, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पॉज करो और पहले कमेंट करो, ठीक है।
अब इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोर्ट किया, आपने एक्सपोर्ट किया फॉर द प्राइस $100 का। अब फिरंगी आके आपको $100 देगा, आप $100 देगा तो आपको तो प्रायोर रुपी चाहिए। अब वो $100 आप बैंक के पास लेके जाओगे, बैंक एज अ 70 रुपीज, 70 रुपीज एज $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, जो पहले आपको मिलते थे। पहले आपको कितने मिलते थे? 100 × 70, 7,000 रुपए। बट अभी $1 की प्राइस कितनी हो गई? 86। वो तो अब अभी आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो तो तुमको डॉलर में पैसे देगा फिरंगी, वो थोड़ी तुमको रुपीज में देगा, वो डॉलर में देगा। तो $100 के अभी प्राइस क्या हुई? 86। तो 86 × 100 कितना होगा? 8,600। तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना भैया, हमें प्राइस प्राइस ज्यादा मिल रही है ना। और इंपोर्ट उल्टा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फ्लो, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट हैविंग अ बेयरिंग ऑन द बिजनेस डिसीजन, कि ये कुछ फैक्टर्स है, इसका इंपैक्ट होगा बिजनेस डिसीजन में। हमने ऊपर बहुत डिटेल में देखा है। सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट एंड हाउ द कंपनीज ऑपरेट। बेसिकली इन्होंने ज्यादा बहुत बहुत छोटे से एक्सप्लेन किया, आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सोशल फैक्टर्स में क्या है कि ये कंपनी की अफेक्ट द डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट, की कंपनी की डिमांड कैसी है प्रोडक्ट के रिलेटेड, नॉट कंपनी की डिमांड। बेसिकली प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है बाहर और कंपनी कैसे जा रही है, ये सोशल फैक्टर्स में आता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन डिटरमाइन द बैरियर टू द एंट्री, मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल एंड इन्फ्लुएंस द आउटसोर्सिंग डिसीजन। कि बेसिकली टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आपको एक बैरियर आ सकता है। अगर कोई कंपनी जैसे टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनी, अगर मैं बोलता हूँ चलो मुझे भी आईटी कंपनी है, मैं खोल पाऊंगा क्या? इमीडिएटली मुझे एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, उनके सिस्टम उतने ज्यादा बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस, हाईली टेक्निकल टीम बैठी है उनके पास। तो मैं इमीडिएटली डायरेक्टली मुझे एक एंट्री बैरियर है फॉर कोई आईटी कंपनी अगर मैं ओपन करने जाता हूँ तो मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, जैसे मैंने ऊपर बोला था इन्वेंट्री का, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी इन्वेंट्री ये हो रही है, खत्म हो रही है, 100 क्वांटिटी बच रही है, तो मैं ये टेक का ये लगा दूंगा, अगर 100 क्वांटिटी बचती है इन्वेंट्री में तो डायरेक्ट 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्रोक्योरमेंट में जाना चाहिए, सीधा प्रोक्योर होना चाहिए। इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजन, क्या आप बाहर पे भी आउटसोर्स कर सकते हो। बेसिकली आपका कोई है, अभी क्या होता है बहुत सारी कंपनी, जैसे हमारा एज ए चार्टर्ड हमारा सीएस का जो भी काम रहता है, बेसिकली बहुत सारी कंपनीज अकाउंटिंग या फिर कोई अदर चीज आउटसोर्स करती है, क्योंकि कंपनीज बोलती है हम क्यों बेयर करें यार, हमें हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें बिजनेस करना है, तो वो आउटसोर्स कर देती है। तो बेसिकली ये सब चीजें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आती है। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कैन अफेक्ट कॉस्ट, क्वालिटी एंड लीड टू इनोवेशन, के टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट ऊपर देखा था, टाइम भी बचता है, और क्वालिटी भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, और आपका नए नए ऑटोमेशन आ सकते हैं, नए नए इनोवेशन आ सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। लीगल फैक्टर्स अफेक्ट हाउ कंपनी ऑपरेट, इट कॉस्ट एंड द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, ईज ऑफ द बिजनेस, की कंपनी कैसे ये चल कैसे रही है, कंपनी के क्या क्या कॉस्ट आ रहे हैं, और कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इसको भी लीगल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सोशल फैक्टर भी कंपनी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लीगल फैक्टर भी कंपनी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सेम पॉइंट हो गया भैया, वाह वाह वाह, टेंशन नहीं, एक पॉइंट में दोनों लिख देना, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल ये फैक्टर्स ये नया है, इसमें देखो क्या क्या अफेक्ट इंडस्ट्रीज सच एज टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस। एनवायरमेंटल, टूरिज्म अलग अलग किए। अभी इंडियन हम बहुत बार बोलते हैं इंडिया इज बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। तो फार्मिंग ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। इंश्योरेंस एक बेसिकली तो थोड़ा सा लिंक नहीं होता है, इन्होंने डाल दिया है, बेसिकली क्यों डाला है मुझे पता नहीं, बट याद रखना टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। ग्रोइंग अवेयरनेस टू द क्लाइमेट change is affecting how companies operate and the product they offer. It is both creating new market and diminishing or destroying existing। अब जो अवेयरनेस है, अभी जो बाहर के अलग अलग एनवायरमेंट के फैक्टर्स है, एनवायरमेंट के फैक्टर्स के रिलेटेड आपने अगर अवेयरनेस की, इस अवेयरनेस के वजह से क्या होता है, कंपनीज आपके ऑपरेशंस के, आपने आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को चेंज कर सकती है, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ चेंज कर सकती है बाहर के एनवायरमेंट में अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं तो। इससे क्या होगा, इससे इट इज क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट एंड डिमिनिशिंग और डिस्ट्रॉइंग द एग्जिस्टिंग वन। जो क्या होता है, अभी देखो लाइन लाइन वाइज पढ़ते हैं। ग्रोइंग अवेयरनेस टू द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग हाउ कंपनीज ऑपरेट एंड द प्रोडक्ट्स दे ऑफर। मतलब अगर जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं इसके रिलेटेड अगर आपको अवेयरनेस होगी, इससे वजह से क्या होगा, ये अफेक्ट किसको करेगा, ये अफेक्ट करेगा कंपनीज कैसे ऑपरेट कर रही है और कंपनीज कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती है, ये कंपनीज को प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको बताएगा। सो दैट इससे क्या होगा, आपको नया मार्केट, नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ सकती है, और इसके वजह से नई मार्केट बनाने से आपका जो एक्सिस्टिंग मार्केट है वो डिस्ट्रॉय, डिमिनिश होने का नया चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे हमने ऊपर ही देखा था पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में क्या आ सकता है, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी, करंट फ्यूचर, टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज, थ्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। बेसिकली पॉलिटिकल
पॉलिटिकल के लोगों के रिलेटेड बताया गया है इसमें, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है। इकोनॉमिक में क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ट्रेंड, मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स, कस्टमर एंड यूजर ड्राइवर्स, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो हमने ऊपर ही देखा था। स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, कितना स्पेंडिंग करते हो, परचेसिंग पावर ऊपर देखा था। हेलो हेलो, होना जगह पे ना, ठीक है। सोशल, सोशल में क्या है, लाइफस्टाइल ट्रेंड, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक सोशल में दिया है इन्होंने, कंफ्यूज मत होना। डेमोग्राफिक और सोशल अलग अलग है, बट पेस्ले टूल में अगर एग्जांपल दिया तो सोशल और डेमोग्राफिक में, सोशल में डेमोग्राफिक लिख देना, क्योंकि पेस्ले में डेमोग्राफिक आता ही नहीं है, याद रखना, ऐसे याद रखोगे। लिंकिंग, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड ओपिनियन, ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजी, इमेज, ये सब सोशल में आता है। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, एथिक, रिलीजन फैक्टर, मीडिया व्यूज, परसेप्शन, ये सब किसमें आता है, आपके सोशल फैक्टर में। टेक्नोलॉजिकल में रिप्लेसमेंट, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी, इनोवेशन पोटेंशियल, ऊपर देखा था कि जैसे टेक्नोलॉजी से आप नए नए इनोवेशन ऑटोमेशन ला सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, लाइसेंसिंग, पेटेंट्स, प्रॉपर्टी राइट एंड कॉपीराइट्स, तो टेक्नोलॉजी में ये याद चीज रखना, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, क्योंकि इस ये पूरे फैक्टर्स टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो आप कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क किस रिलेटेड लेते हो, सो दैट आपका प्रोडक्ट कोई और यूज ना कर सके, बेसिकली एक जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है, याद रखना, इनके एमसीक्यू में पूछा गया तो कौन से फैक्टर्स में आता है। लीगल, लीगल में क्या है, जितने भी लॉ है सब चेप दो। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, ये तो हमारा सब्जेक्ट है भैया, ये तो अलग है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट घुसा दिया। एग्जांपल सुनो, कोई एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन लॉ भी होता है यार, कि कंपटीशन कैसे गवर्न होता है, किसी ने ड्रास्टिकली उसकी प्राइस तो कम नहीं करती है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दी है कंपटीशन एक्ट में बेसिकली। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड लॉ, रीजनल लेजिस्लेशन, तो अलग अलग लॉज है बेसिकली, ये लीगल में आता है। एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल हजार्ड्स, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट डिस्पोजल, बहुत सारे एनवायरमेंटल। अभी क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज बेसिकली क्या करती है, अगर आप कोई कंपनी पोल्यूशन कर रही है, बेसिकली कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो उनको पोल्यूशन के रिलेटेड पूरे नॉर्म्स जो है, जो गवर्नमेंट ने दिए, वो फॉलो करने पड़ते हैं। आप इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते हो बेसिकली। एक इसमें भी अलग अलग गवर्नमेंट ने जो आपका हजार्डस वेस्ट है, इसके भी नॉर्म्स लिखे हैं। हजार्डस वेस्ट मतलब क्या, जैसे अभी ये मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब इससे क्या होता है, ये डिस्पोज नहीं होते जल्दी, तो डिस्पोज नहीं होते हैं, इसके कारण क्या है, आप इसको रिसाइकल करो। तो गवर्नमेंट ने इसके भी बहुत सारे नॉर्म्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, तो ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स है। ठीक है भैया, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है क्या नहीं, उसके बाद उसमें कौन कौन से इश्यूज कंसीडर करने पड़ते हैं। देन बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें किस चीज में हेल्प करता है, उसमें माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट हमें मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स एलिमेंट्स में हमने एक टूल देखा, पेस्टले टूल, पेस्टले क्या बोल रहे हो, पेस्टले टूल्स, ठीक है। तो ये पेस्टले टूल देखा, यहाँ तक पूरा समझ आया, एकदम मक्खन समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि इंटरनलाइजेशन ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, आप आपका बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं चलाएंगे, इंडिया के बाहर, यूएस में, बाहर बाहर चाइना में जाके चलाएंगे भैया। हम हमारा बिजनेस ओनली विद इन द कंट्री नहीं, कंट्री के बाहर भी चलाएंगे। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह होती है, एमएनसी जो होती है, उस रिलेटेड जो बाहर भी बिजनेस करती है, नॉट ओनली द इंडिया, इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती है, उसका प्रोडक्ट बाहर भी, इंडिया के बाहर भी बेचती है। चलो पढ़ते हैं। इट एनेबल्स बिजनेस टू एंटर इन न्यू मार्केट इन सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग एंड लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, नए मार्केट में आने के लिए हमें हमें आगे नए मार्केट में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर के मार्केट में। एडिशनली एक्सपांडिंग इंटरनेशनली एनेबल बिजनेस टू अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। के होता क्या है, सीधी सी बात है, अगर तुम बाहर बेचोगे और बाहर आपकी डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ गई मतलब आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छी हो जाएगी। सेम आपका सेकेंडली क्या है, एक्सटेंड करेगा लाइफ स्पैन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की लाइफ। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जो हमने आगे, हमको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी देखनी है, कोई प्रोडक्ट आगे मैच्योरिटी स्टेज पे है जो हम आगे पढ़ेंगे, कोई मैच्योरिटी स्टेज पे है, बट अगर वो बाहर के कंट्री में अगर वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया तो उसका, वो तो इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा, तो उसका लाइफ बढ़ सकता है ना कोई प्रोडक्ट का, कि बाहर डिमांड बढ़ गई बेसिकली, तो लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट भी बढ़ सकता है इंटरनेशनलाइजेशन में। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज एसेंशियली द सेम फॉर ग्लोबल फर्म एज इट इज फॉर डोमेस्टिक फर्म। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि कंट्री वाइज चलेगी, तुम यहाँ चला रहे हो तो वहां पे भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस सेम रहेगी, वहां पे भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, वहां का मार्केट एनालाइज करो, वहां के एक्सटर्नल फैक्टर्स देखो, तो प्रोसेस सेम रहेगी, पर फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रोसेस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू एडिशनल वेरिएबल एंड लिंकेज, के क्या होता है ना, इंटरनेशनल कर रहे हो आप आपका प्रोडक्ट बाहर लेके जा रहे हो, तो इतनी इजी नहीं रहेगी ये, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बाहर का मार्केट है, बाहर के लॉज एंड रेगुलेशंस है,
सब आपको कंप्लाई करते हुए बिजनेस चलाना है। बाहर कैसा मार्केट है, बाहर कैसे एनवायरमेंट है, वहां के डिमांड सप्लाई क्या है, लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन क्या है, चैनल्स क्या है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें रहेगी। तो इतना इजी नहीं रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो आएगी आएगी। One method for an organization to identify opportunity and threat in global market is by scanning the external environment। ये तो हमें पता है, कब से वही तो पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस करो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कैन करो, क्यों करना है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मिलेगी। इंटरनल से क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमको तो पता है भैया, सब चीज पता है, वाह वाह। चलो आगे बढ़ते। द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लोबल बिजनेस के, जो ग्लोबल बिजनेस है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना। यहाँ से आगे थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आगे आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर बैठकर थोड़ा सा फोकसली देखना। ठीक है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब बट ऑल लिंक्ड बाय द कॉमन ओनरशिप। ये मतलब क्या है? मतलब सीधी सी बात है कि ये कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या? बहुत सारे अलग 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 यूनिट है। फॉर एग्जांपल मेरा इंडिया में भी प्लांट है, मेरा जर्मनी में भी प्लांट है, मेरा यूएस में भी प्लांट है, मेरा ब्राजील में भी प्लांट है। तो अलग 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 प्लांट का सब ये करके, अब उसका ओनर कौन हो? या मैं ओनर हूँ। केएस लिमिटेड, केएस लिमिटेड का जो है उसका ओनर कौन हूँ? मैं हूँ। तो कॉमन ओनरशिप मेरी है, बट मेरा प्लांट अलग 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 जगह पे। दिस आर ऑल लिंक्ड बाय द कॉमन ओनरशिप। कॉमन ओनरशिप किसकी है? मेरी है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पैटर्न, ट्रेड नेम एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? सबसे पहली चीज तो पैसा। ये तो सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि मुझे बाहर कहीं मेरा प्लांट सेट करना है, बाहर कहीं मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बाहर कहीं मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, तो वहां तो पैसे लगेंगे। तो मनी इज अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, ये तो बेसिक चीज है। सेकंड, अदर देन मनी, कोई मेरे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कोई मेरा किसी प्रोडक्ट पर मेरा कॉपीराइट है, तो वो कॉपीराइट कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में बाहर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो उस पर मेरे पास पेटेंट है, कॉपीराइट है। So not only the money but also the patent copyrights are also the common pool of resources that we can use now, not only for your domestic business but your global business। आपके global business के लिए भी आप यूज कर सकते हो। The unit respond to the some common strategy beside its manager and shareholder are also based in different decision। कि क्या होता है ना, कुछ कुछ जो यूनिट्स है, हाँ मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजी सब में यहाँ जो स्ट्रेटेजी लगा रहे हो वहां पे भी वही फुलफिल हो, बट कहीं ना कहीं कॉमन स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। कि फॉर एग्जाम्पल कोई सेंसिटिव कस्टमर है, इनसेंसिटिव कस्टमर है, या फिर आपके इसमें कोई डिफरेंशिएशन का कोई अलग फीचर्स है जो यहाँ के लोगों को पसंद है तो वहां के भी लोगों को पसंद आ जाए। सो बेसिकली तो कॉमन कॉमन एक स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो कि यहाँ जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो वो ग्लोबल बिजनेस पे भी आप यूज कर सकते हो। तो तीन चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक से क्या है याद रखना, मेमोरी टिक मैंने बनाई थी कॉमन। सी से कैरेक्टरिस्टिक, सी से कॉमन। कॉमन क्या चीज है? कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस और कॉमन स्ट्रेटेजी। क्या चीज है? कॉमन कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस और कॉमन स्ट्रेटेजी। तीन कैरेक्टरिस्टिक सी से, कैरेक्टरिस्टिक सी से कॉमन। याद रहेगा? याद रहेगा भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एन एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग। कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट आप कहीं बाहर एक्सपांड कर रहे हो तो ये ऊपर जैसे ऊपर देखा था मैंने, जैसे एक्सप्लेन किया था कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहेगा और थोड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा। द स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर एज फॉलो, कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। जो आप इंटरनेशनल में स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, उसके स्टेप्स क्या है? पहले तो आपको इवेल्युएट करना है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एंड रेट देम विद द इंटरनल कैपेबिलिटी। तो पहले तो देखो कोई अपॉर्चुनिटी है क्या बाहर, तुम आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो क्या? अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट भी तो नहीं है, कुछ थ्रेट तो नहीं है आपके बिजनेस को, वो भी चेक करो, क्योंकि आप एक्सपांड करो तो कोई थ्रेट भी तो नहीं है, वो करना पड़ेगा। एंड वो कंपेयर करना पड़ेगा आपकी कैपेबिलिटी है क्या। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, फॉर एग्जांपल लोन कैपिटल ही नहीं है आपके पास इनफ टू एक्सपांड योर बिजनेस, देन कैसे कर पाओगे? तुम्हारी कैपेबिलिटी भी है क्या, तुम्हारे पास उतना मैन पावर भी है क्या, ये भी चीज चेक करनी पड़ेगी। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन, की स्कोप कितना है फर्म का ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन का, कुछ स्कोप। कि ऐसा नहीं कि बिजनेस चालू कर दिया और तुमको उसका कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा, तो आपको स्कोप भी डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हम ऑडिट में भी देखते हैं कि कितना हमको ऑडिट करना है, क्या स्कोप रहेगा बेसिकली। ठीक है, क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि हम तो डोमेस्टिकली तो ग्रो हो रहे हैं, बट आप अभी इंटरनेशनल में जा रहे हो, ग्लोबली जा रहे हो, तो आपका ग्लोबल भी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको एक 1000 करोड़ कंपनी बनी है, या फिर आपको $10 बिलियन कंपनी बनी है, वॉट एवर इट्स योर ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी एक क्रिएट करो, सो दैट आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, एंड एंड गोल, तो आपकी जो एम्प्लॉइज है, आपकी जो पीपल है, वो भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट करना पड़ेगा। एंड सेकंड, डेवलप डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फॉर द ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन, के अलग 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 स्ट्रेटेजी डेवलप करो फॉर द अलग 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 जो आपके ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन द इंडिया, पर जो बाहर के भी प्लांट है, जैसे मैंने ऊपर बोला था, आपको सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी बनाने से नॉट ओनली योर डोमेस्टिक बिजनेस बट आपके ग्लोबल बिजनेस के लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और टोटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऑपरेशंस, ये क्या होता है ना, एक तो एक बेसिक नीड है। सेकंड, आप ग्लोबल में क्यों जा रहे हो, बाहर भी क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी कुछ मिल रही है,
क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर, तो आप ग्रैब कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, और आपका कुछ बिजनेस है जो आपको एक्सपांड करना है, एक्सटेंड करना है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू ग्लोबल। तो सीधी सी बात है, पहले तो चीज अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंशन, यहाँ पे लिख देना लगा तो, अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंशन, कि हम ग्लोबल में क्यों जा रहे हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक दूसरा एक्सपेंशन करने के लिए, ये 2 वर्ड से आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। देयर इज अ रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ द फास्टर कम्युनिकेशन, स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोइंग फाइनेंशियल फ्लो ऑफ फंड्स एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। के सीधी सी बात है, अगर आप ग्लोबल जाओगे ना, मतलब बाहर भी आपका बिजनेस एक्सपांड करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है। अब मैं कोई चीज एक्सपोर्ट करता हूँ बेसिकली, तो बाहर भी मैं चीजें एक्सपोर्ट करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, बाहर ही मेरा एक कोई प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा प्लांट ओपन कर दिया बाहर, तो क्या होगा, मैं वहीं से अभी चीजें एक्सपोर्ट, वहीं से वहां से ही चीजें आगे भेजूंगा वो कंट्री में, तो मेरा जो एक्सपोर्ट का खर्चा था, टाइम था, डिस्टेंस था, ये सब कम हो जाएगा, और विद इन द सेकेंड्स प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा वहां पे। बेसिकली समझ रहे हो ना। तो आपका एक्सपेंशन होने से, जो आप ग्लोबली जा रहे हो, इंटरनेशनलाइज हो रहा है आपका बिजनेस, इससे आपको एक तो टाइम बचेगा और आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना टाइम एंड डिस्टेंस सेविंग। उसके बाद कंपनीज ऑफन सेटअप ओवरसीज प्लान टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो मैंने अभी बताया था कि मैं बाहर प्लांट क्यों सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, जो एक्सपोर्ट करने का खर्चा है, इनकेस एक्सपोर्ट कर रहा हो तो मेरा कुछ ड्यूटीज लग सकती है, कस्टम ड्यूटीज लग सकती है, यहाँ का जीएसटी, वो सब चीजें रहेगी। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। एक और चीज बोलूँ, इसमें क्या है, आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग बेसिकली। कि क्या होता है ना, अगर बाहर के कंट्री में कोई टैक्स के नॉर्म्स बहुत कम है, या फिर टैक्सेशन के रेट बहुत कम है, तो वैसे भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं कोई चीज किसी को कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो टाइम का और डिस्टेंस का एक सेविंग हो जाएगी, सेकंड आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। लिख दो यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। देन नीड फॉर रिलायबल, और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर। के क्या होता है ना, कोई चीज, कोई रॉ मटेरियल यहाँ महंगा है, वहां सस्ता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि आईफोन बाहर की कंट्री में सस्ता मिलता है और इंडिया में महंगा मिलता है कंपेरेटिवली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कोई चीज फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, यहाँ पे सस्ता है, वहां पे महंगा है, या फिर वहां पे महंगा, वहां पे सस्ता है और यहाँ पे महंगा है, तो आपको एक चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी मिल सकता है, लेबर भी है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आती है, क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो बहुत इजीली मिलता है और वो बहुत चीप रेट में मिलता है। तो बेसिकली मैन पावर बहुत ज्यादा उनको चीप इसमें मिल रहा है, तो वो यहाँ आके भी सेटअप करने का एक रीजन हो सकती है। तो चीप सोर्सेस यहाँ लिख देना, चीप, क्या क्या चीप मिलती है, रॉ मटेरियल, आरएम और लेबर। ठीक है। इट इज बिंग रियलाइज दैट द डोमेस्टिक मार्केट आर नो लॉन्गर एडिक्वेट, कंपटीशन में नॉट एग्जिस्ट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। कि भैया हम ये क्या बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक का जो मार्केट है ना, अभी वो मार्केट पूरा जो वो सफिशिएंट नहीं है बेसिकली। और जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, मतलब मेरी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, मैं अकेला ही बंदा वहां पे इंटरनेशनल में राज कर लूंगा। तो सीधी सी बात है, वहां पे कंपटीशन है नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है बाहर जाने का। सीधी सी बात है ना। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस टू कट ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट एंड लेवरेज देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। के क्या होता है ना, आप कोई ग्लोबल कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिकली कुछ अलायंस, जिसके आगे आप देखोगे नेक्स्ट कुछ चैप्टर में है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का रिलेटेड। स्ट्रेटेजिक अलायंस है क्या, कि आप क्या करते हो, किसी और कंपनी के साथ एक अलायंस क्रिएट कर लेते हो, सो दैट आपका जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस करोगे सो दैट आपका टेक्नोलॉजिकल या फिर कुछ दूसरे भी इकोनॉमिक जो भी आपके इसमें फैक्टर जो कमी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, बट मेरे पास दूसरे मार्केटिंग, मेरे ऑपरेशन बहुत स्ट्रांग है, तो मैं ऐसे कंपनी के साथ टाइप कर लूंगा, अलायंस कर लूंगा, सो दैट उसके पास टेक्नोलॉजी स्ट्रांग रहेगी और मेरी मार्केटिंग ऑपरेशन जितना स्ट्रांग है, तो हमारे दोनों का अलायंस होने से हमारा दोनों का बिजनेस बहुत ड्रास्टिकली ग्रो होगा। तो हम ऐसे इंटरनेशनली कंपनी के साथ भी स्ट्रेटेजिकली अलायंस कर सकते हैं, सो दैट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट होगा। अब इसका रिसेंट एग्जांपल है गूगल। गूगल बहुत कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करता है बेसिकली, सो दैट उनका बिजनेस भी बढ़े और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट हो। ठीक है, ठीक है। When exporting organization find foreign market to open up or grow big, they may naturally look at overseas manufacturing plant and sales branches to generate higher sales and better cash flow। जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट करती है ना, उनको उनको लगता है कि फॉरेन मार्केट बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, कि जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप है, ब्रांचेस है, उनका सेल्स बहुत ज्यादा है, उनका मार्जिन बहुत ज्यादा है, उनके पास इनफ कैश है, इनफ कैश फ्लो है, जो इनपुट और आउटपुट उनके डेटर्स बोलो, क्रेडिटर्स बोलो, तो उनका कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव, तो उनका कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। ठीक है। तो बिजनेस ग्लोबल क्यों जाता है, वाई डू बिजनेस ग्लोबल? फर्स्ट तो एक अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंशन करने के लिए रिड्यूस होता है टाइम, डिस्टेंस रिड्यूस होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चीप चीप चीप, क्या चीप? चीप रॉ मटेरियल, चीप लेबर। उसके बाद कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको अभी इनफ सफिशिएंट है और कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप इतने भी पॉइंट याद रखते हो ना, अच्छे से लिखते हो ना, तो यू विल गेट डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, ऐसे याद रखना है, हर चीज की मेमोरी टेक्निक मत बनाओ, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा एग्जाम में भी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नॉट ओनली एसएम के 5 चैप्टर और एफएम के भी आपको पूरा सिलेबस है, तो उस हिसाब से सोचो। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है क्या?
एंड असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इंटरनलाइजेशन के इंटरनलाइजेशन के लिए आपको एनवायरनमेंट पहला जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो पहले आपको असेस करना पड़ेगा. International environment has become inherent part of strategic management for a business of all sizes with the global interest. जिनका global interest है, जिनको global जाना है, जो businesses को, उनको international environment assess करना ही पड़ेगा, उनको international environment देखना ही पड़ेगा, scan करना पड़ेगा. तो एक इनहेरेंट पार्ट है आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही एक इनहेरेंट पार्ट बन जाता है जिनको ग्लोबली जाना है. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कौन इनहेरेंट पार्ट है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस को ग्लोबल जाना है. ठीक है. इट एसेंशियली इन्वॉल्व वेरियस ग्लोबल एस्पेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल रिस्क, कल्चरल डिफरेंसेस, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, लीगल कंप्लायंसेस एंड टैक्सेशन इशू. ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं. पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, क्या है गवर्नमेंट, कौन कौन अलाउ करती है, डिसअलाउ करती है कोई चीज. कल्चरल डिफरेंसेस, वहाँ का कल्चर क्या है. अब जैसे इंडियन में आपको वेजिटेरियन लोग ज्यादा मिलेंगे, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा मिलेंगे आउट ऑफ इंडिया. सो कल्चर कैसा है लोगों का, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो ऊपर ही बात की थी, $1 की रेट, नॉट ओनली डॉलर, अदर भी जो है पाउंड है, यूरो है, जो कि उनकी रेट कंपैरिजन टू द इंडियन करेंसी, इनका डिफरेंसेस क्या है, ये भी एक इम्पैक्ट करता है. लीगल कंप्लायंसेस, लॉज रेगुलेशन कैसे है, टैक्सेशन पॉलिसी, कोई कंपनी में कोई कंट्री में टैक्स रेट कम तो नहीं है, कोई कंट्री में टैक्सेशन पॉलिसी ज्यादा तो नहीं है. सो वो सब चीजें मैटर करता है. ये ग्लोबल एस्पेक्ट्स है. तो आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट असेस करना है तो 3 लेवल पे आप असेस कर सकते हो. कैसे? मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस और कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस. अब देखो नाम से ही ध्यान में आता है मल्टीनेशनल एनवायरमेंट मतलब ये पूरा मल्टीनेशनल बहुत बड़ी चीज के लिए एज अ ग्लोबल की बात कर रहा है. रीजनल मतलब क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक कुछ लोकेशन की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के बारे में बात कर रहा है. और कंट्री कंट्री तो सीधी सी बात है, कंट्री मतलब स्पेसिफिक कंट्री के लिए एनालिसिस के बारे, जहां पे आपका डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पे भी आपको कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा. एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बेसिकली. तो मल्टीनेशनल एनवायरमेंट एनालिसिस पूरे ग्लोबल नाम से आया धर्म में. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड मॉनिटरिंग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट ऑन अ लार्ज स्केल. कि ग्लोबल एनवायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स है, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ग्लोबल पूरे. यहाँ एज अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट कवरिंग इकोनॉमिक एंड अदर मैक्रो एलिमेंट. कुछ लिंकेज हो रहा है क्या? लिंकेज हो रहा है मैक्रो एलिमेंट्स के. आपको ग्लोबल डेवलपमेंट तो अंडरस्टैंड करनी है उसमें उसके साथ साथ जो मैक्रो एलिमेंट्स है, अलग अलग मैक्रो एलिमेंट्स है, क्योंकि मैक्रो एलिमेंट्स में पूरा अदर देन आपका जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है बट पूरा आउटसाइड द आपके जो बिजनेस के बाहर का है, जैसे गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, ये फैक्टर्स मैक्रो एलिमेंट्स में आते हैं. तो वो भी आपको असेस करना पड़ेगा. समझा? थर्ड पॉइंट भी सेम दिया है. देखो गवर्नमेंट में है फ्री और इंटरवेंशन इज टेंडेंसी इन इकोनॉमी दैट नीड टू बी केयरफुली कंसीडर. कि भैया मैक्रो एलिमेंट में कौन आते हैं? गवर्नमेंट तो आते हैं. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कुछ स्कीम्स लाती है, कुछ अलग इंसेंटिव्स लाते हैं. तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है आपको मल्टीनेशनल एनवायरमेंट एनालिसिस करने में. तो 3 चीजें हैं. आपको ग्लोबल एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे. सेकंड, अदर मैक्रो एलिमेंट और इकोनॉमिक एलिमेंट देखने पड़ेंगे. मैक्रो एलिमेंट से क्या चीज ध्यान में आएगी? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स. ठीक है, क्लियर. रीजनल जैसे मैंने नाम बोला था, कोई जोग्राफिक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के बारे में बात करता है. इट इज मोर इन डेप्थ इवैल्यूएशन ऑफ क्रिटिकल फैक्टर इन स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया, कि वहां के फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना है. द एम्फेसिस विल बी ऑन डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड्स और सर्विसेज और इनोवेशन इन द चूजन लोकेशन. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देता हूं. मैंने कुरियर सर्विसेज खोल दी, कृष्णा कुरियर सर्विसेज. तो अभी कोई ऐसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है बेसिकली, वहां पे पहाड़ी एरिया है, वहां पे आपके तो पहाड़ी एरिया में कृष्णा भैया कुरियर की सर्विस पहुंचाएंगे. पहाड़ी एरिया में जो आपका अमेजन फ्लिपकार्ट का कोई भी ये रहा ना पैकेज, कोई भी कुरियर रहा, तो वो मैं ट्रांसफर मेरी कंपनी ये करेगी. तो मैंने एक कोई स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया को एक लोकेशन चूज करके एक अपॉर्चुनिटी ध्यान में, वो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मैंने मेरा एक कुरियर का एक और एरिया, एक और क्या बोलते हैं उसको, एक और चीज कमाने का एक और तरीका ध्यान में कर लिया कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के बेसिस पे मैंने कुरियर सर्विस चालू की. तो इससे क्या होगा, एक डिफरेंशिएशन आएगा कि जहां पे कुरियर कोई ये है आते नहीं थे कुरियर, वो अभी मेरे इससे आएंगे, और मैं कितना भी चार्ज करूं, प्रीमियम चार्ज करूं, ज्यादा चार्ज करूं, तो भी वो कॉस्ट देने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो बेसिकली रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के लेकर आपने कुछ अलग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने का, गुड्स और सर्विसेज लाने का एक कुछ अपॉर्चुनिटी ध्यान में आ गई, तो वो एक रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस में आएगा. सो थर्ड क्या है? कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि आप कंट्री वाइज एनवायरमेंट एनालिसिस करोगे. इसमें क्या आएगा? इसमें तो सभी चीजें आएगी. आपका पूरा पेस्ले टूल ही आ जाएगा. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्लानिंग टू बी सक्सेसफुल. कि इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आएंगे, लीगल फैक्टर्स भी आएंगे, लॉज एंड रेगुलेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आएंगे, आपके बाकी के पेस्ले के जितने भी है वो सब टूल्स इसमें आ जाएंगे. सॉरी नॉट टूल्स, पेस्ले टूल के जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे. द एनालिसिस मस्ट बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच ऑफ द कंट्रीज टू डेवलप इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस स्ट्रेटजीज. कि एनालिसिस आपका है ना पूरा कस्टमाइज होना चाहिए. मतलब कंट्री वाइज कस्टमाइजेशन करोगे. कोई कंट्री में लॉ रेगुलेशन बहुत ईजी है, बट वहां पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है,
तो आपको गवर्नमेंट का एनालिसिस का पूरे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कोई कंट्री में लॉज और रेगुलेशन ही बहुत स्ट्रिक्ट है और वहां पे जो कल्चर है, वहां पे कल्चर बहुत इको फ्रेंडली है, तो आपके लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करते हुए आपको वहां पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे वहां पे। तो आपको कंट्री वाइज कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा ये अलग अलग फैक्टर्स का, तो कंट्री वाइज एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ रहा है? कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है? ठीक है भैया। तो ये क्या था, ये इंटरनेशनल एनवायरमेंट का रिलेटेड था कि आप कैसे असेसमेंट करोगे 3 लेवल पे, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। क्या हमको अभी प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। तो बिजनेस सेल प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रोडक्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भैया बिजनेस बना ही क्यों है, बेचने के लिए, धंधा बना ही क्यों है, आपने कुछ प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखेंगे। प्रोडक्ट आर आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब हमने तो सिर्फ पीपीए में, अकाउंट्स में पढ़ा है, टेंजिबल फिक्स एसेट रहते हैं भैया, टेंजिबल इंटेंजिबल। ये प्रोडक्ट भी क्या चीज है, प्रोडक्ट टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब, टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब, टेंजिबल मतलब जो प्रोडक्ट आपको दिखता है, और इनटेंजिबल मतलब जो लाइक सर्विसेज, जैसे आप अभी पूरे नन्हे मुन्ने हैं सब, सीए इंटर से पास हो जाओगे, सीए फाइनल में चल जाओगे, तो फाइनल में सीए इंटर में बोथ ग्रुप पास होने के बाद आप आर्टिकलशिप करोगे। आर्टिकलशिप में आप जो अलग अलग बड़े बिग फोर या फिर कोई मिड साइज फर्म ज्वाइन करोगे, तो फर्म्स क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, अकाउंटिंग की, ऑडिट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, अदर 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 टैक्सेशन की, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, बट ये इंटेंजिबल है। तो देखो सेम नीचे वही दिया है, प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड, सॉरी, अ टेंजिबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड, सीन और फिजिकली फेल्ड, सच एज कार, बुक, पेन। जो कि हमको दिखता है आंखों से, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल, और जो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है मतलब क्या है, सर्विसेज है। नॉट अ फिजिकल, इंटेंजिबल मतलब क्या है, इट इज नॉट अ फिजिकल गुड, सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर सर्विसेज, जो कि हमको दिखती नहीं, तो इंटेंजिबल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ प्राइस रहेगी। तो बिजनेस डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड चार्ज प्राइस। कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, उसमें मार्जिन ऐड करेगी और प्राइस चार्ज करेगी। मार्जिन मतलब उनका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। द डायनामिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम और सर्विसेज। सीधी बात है, आपका सप्लाई एंड डिमांड कितना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर डिमांड बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की, देन उसकी प्राइस भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। अगर डिमांड बहुत कम है तो आप कम प्राइस में बेच दो, कि एटलीस्ट वो प्रोडक्ट वाइप आउट हो जाए, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। द मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी प्रोवाइड इक्वल्स द क्वांटिटी डिजायर। कि मार्केट प्राइस क्या है भैया, कि ये प्राइस ऐसी है जितनी मैं क्वांटिटी चाहता हूँ इस प्राइस पे, और उतनी ही क्वांटिटी आपने प्रोवाइड की है, उसको हम मार्केट प्राइस बोलेंगे। कि हम, मेरी जितनी क्वांटिटी, जो आपका कस्टमर है उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए एक कुछ प्राइस पे, वो प्राइस ही हम उसको मार्केट प्राइस बोलेंगे। तो प्राइस क्या है भी, प्राइस में भी डिटरमाइन बाय, कहाँ से डिटरमाइन होती है, एक तो मार्केट से, जो हम देख रहे हैं कि मार्केट डिटरमाइन करेगा। सेकंड क्वालिटी से, कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी है तो आप उसकी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। सेकंड मार्केटिंग के, कितनी ज्यादा आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करते हो आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की। और आपका टारगेटेड ग्रुप, बेसिकली आपका कस्टमर ग्रुप क्या है, सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है, प्रीमियम चार्ज कर सकते हो क्या प्राइस पे। तो आपका टारगेटेड ग्रुप कैसा है, आपका मार्केट क्या है, निश मार्केट है या फिर बहुत ही प्रीमियम मार्केट है, तो आपका टारगेटेड ग्रुप क्या है, इन चीजों पे आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है। तो प्रोडक्ट को प्राइस रहती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड, प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर दैट डिलीवर द सेटिस्फेक्शन। अरे सीधी सी बात है ना, अगर प्रोडक्ट में कोई फीचर्स है ही नहीं तो वो मैं प्रोडक्ट परचेस करूँ ही क्यों। प्रोडक्ट फीचर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड। के प्रोडक्ट की फीचर ऐसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड हो। अब ये आपने शार्क टैंक में देखा होगा, शार्क टैंक में फर्स्ट ही चीज वो, जब वो पिच देते हैं तो पिच में ही वो बोलते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। बेसिकली जो कस्टमर की नीड है वो सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, की कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कस्टमर की वांट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फीचर्स डिटरमाइन प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड बिजनेस अल्टर द फीचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। कि जो फीचर्स है, फीचर आपके जो प्रोडक्ट के फीचर्स है वही आपकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बहुत अच्छे फीचर्स है ना, तो उसकी प्राइस भी ज्यादा रहेगी। अगर उसमें फीचर्स बहुत कम है तो हम उसको यूज भी कम करेंगे, तो उसकी प्राइसिंग भी बहुत कम रहेगी। तो बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस अल्टर करते रहते हैं, नए नए फीचर्स लाते रहते हैं, सो दैट वो प्रोडक्ट की डिमांड भी रहे और उसके हम प्राइस भी, जितने हम मार्केट प्राइस में बेचना चाहते हैं, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इंक्लूड करके, वो भी हम बेच पाए। फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट विल डिस्टिंग्विश इट इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन, डिजाइन, क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। के फीचर कहाँ कहाँ पे डिस्टिंग्विश होता है, उसके फंक्शन में, कि कैसे फंक्शन रहता है, क्या क्वालिटी है, उसका डिजाइन कैसा है बेसिकली। तो इन बेसिस पे अलग 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 फीचर्स है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, आईफोन। आईफोन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तगड़ी है, सो दैट वो अनऑथराइज साइट, अनऑथराइज एप्लीकेशन, अनऑथराइज कोई भी मालवेयर या आप उसमें एक्सेस नहीं कर सकते हो, अनऑथराइज एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर सकते हो आईफोन की। तो उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी है, अच्छी तगड़ी है। तो ये उसका फीचर है बेसिकली। तो अलग अलग प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर जो कि सेटिस्फेक्शन डिलीवर देना चाहिए, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। प्रोडक्ट इज अ पाइवटल फॉर बिजनेस। पाइवटल मतलब क्या, फंडामेंटल होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए बिजनेस के लिए। द प्रोडक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द बिजनेस अराउंड ऑल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिजॉल्व, इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिजनेस एक्टिविटी। के भाई
प्रोडक्ट आपका बेस होना चाहिए बिजनेस का, क्योंकि सीधी सी बात है, आप बिजनेस चला ही क्यों रहे हो, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो, सो दैट आपका बिजनेस वैसे ही बन रहा है ना। तो इट शुड बी फंडामेंटल टू द बिजनेस। बिजनेस का एक पाइवोटल होना चाहिए, उसका एक बेस क्रिएट होना चाहिए, सो दैट आपके जो प्रोडक्ट अगर आपके बिजनेस के सेंटर में रहेगा, तो जो भी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज है, जो भी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज है वो आप कर पाओगे। द प्रोडक्ट एनेबल द प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक एंड अदर बिजनेस प्रोसेसेस है। अरे सीधी बात है ना, अगर प्रोडक्ट है आपका प्रोडक्ट है मतलब आपका पूरा बिजनेस है, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, तो बेसिकली उसकी कोई क्वालिटी, सॉरी कोई उसका प्रोडक्ट है, इसलिए तो आप सेल्स कर पा रहे हो, आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आपका लॉजिस्टिक है, आपका मार्केटिंग है, आपके अदर सारे बिजनेस फंक्शन है। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट वो फंडामेंटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभी प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो प्रोडक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फंडामेंटल टू द बिजनेस होता है। प्रोडक्ट हैज ए यूजफुल लाइफ। सीधी सी बात है, मैं एक चीज बोलता हूँ कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, इधर वो लिविंग रहो नॉन लिविंग रहो, हर चीज की एक्सपायरी है। अब हम इंसान है, इंसान की भी कुछ ना कुछ एक्सपायरी है, तो हर चीज की कुछ ना कुछ यूजफुल लाइफ रहती है। एवरी प्रोडक्ट हैज ए यूजफुल लाइफ आफ्टर विच इट मस्ट बी रिप्लेस। ये वो प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ यूजफुल लाइफ है। फॉर एग्जांपल ये गुड नाइट है, गुड नाइट का ये लिक्विड वेपराइजर है, तो ये लिक्विड खत्म होने के बाद ये तो इसका कुछ काम नहीं है, आपको फेंक देना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। तो हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एक्सपायरी रहती है। इट मस्ट बी रिप्लेस्ड एज वेल एज लाइफ साइकिल आफ्टर विच इट इज टू बी रीइन्वेंटेड और मे सीज टू एग्जिस्ट। मतलब हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल रहती है, कि हमारा प्रोजेक्ट मतलब हम आगे देखेंगे, जैसे आगे ही टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आप उसमें देखोगे कि हर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल होती है। फर्स्टली तो उसकी यूजफुल लाइफ, वो प्रोडक्ट कब तक चलेगा कब तक नहीं, उसकी कुछ ना कुछ यूजफुल लाइफ रहेगी, तब तक वो एक्सपायर रहेगा। और लाइफ साइकिल इज डिफरेंट थिंग, कि मार्केट में वो प्रोडक्ट की तो लाइफ है, बट मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में हो जाएगा और वो उसका मार्केट में खत्म हो जाएगा। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड जो फीचर्स का एग्जांपल था ना, अभी ये पुराना गुड नाइट है और ये अभी नया गुड नाइट आया मार्केट में। अब इसमें इन्होंने क्या किया, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी थिंग, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सो दैट आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो। अभी ये पुराना गुड नाइट था, इन्होंने क्या किया था, ये पुराना गुड नाइट का स्ट्रक्चर था, इन्होंने नया कुछ थोड़ा सा ये लाया। अब इसमें फीचर क्या लाया कि आप अगर इसको बंद कर दोगे, मतलब ये लाइट पे चलता है, अगर आप इसका स्विच ऑफ कर दोगे तो भी ये 2 आवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा मॉस्किटो से, फिर भी ये चलेगा। अगर इसका लाइट बंद करने के बाद भी ये 2 घंटे चलेगा। इन्होंने एक नया फीचर्स ऐड ऑन किया है। सीधी सी बात है कि आप अगर आपके प्रोडक्ट में नए फीचर्स नहीं लाओगे, तो आपका प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो आपको नए नए फीचर्स, नई नई चीज लानी ही पड़ेगी। तो ये कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट के। तो मैंने इसकी एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी, फुल टिप। आप अगर होटल में जाओगे तो आपको टिप देना पड़ेगा, टिप आधी मत देना, पूरी देना, फुल टिप। एफ इज फॉर फीचर्स, यू इज फॉर योर यूजफुल लाइफ, एल एल इज फॉर एल इज फॉर लाइफ। बेसिकली यह फीचर है, यूएल यूजफुल लाइफ के लिए है। उसके बाद टी आई पी, टी इज फॉर यूर टेंजिबल और इंटेंजिबल, टी आई, और पी इज फॉर, एक पी प्राइस के लिए, एक पी पाइवोटल के लिए, फंडामेंटल के लिए। तो फुल टिप, एफ इज फॉर फीचर, यूएल इज फॉर यूजफुल लाइफ, टी आई इज फॉर टेंजिबल इंटेंजिबल, पी इज फॉर, पी से प्राइस, पी से आपका पाइवोटल। तो ये कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स है, ये हमें प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं तक स्टॉप करेंगे, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगा। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा है, लाइक करना और आपके दोस्तों को शेयर करना। अगर कुछ भी क्वेरी हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप वो ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम में क्वेरी पूछ सकते हो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।